520 साल पहले पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही थी क्योंकि सडनली बहुत सारे मॉन्स्टर अचानक से अपीयर हो रहे थे। इससे बहुत सारे लोग मर रहे थे। इससे पहले कि पूरी दुनिया से इंसान ख़त्म हो जाते, तभी लोगों को कल्टीवेशन करने की पावर मिली। एंशियन कल्टीवेटर और मार्शल आर्ट, इससे इंसानों को सर्वाइव करने की होप मिली। एक्वामरीन मार्शल आर्ट एकेडमी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। टीचर बोल रहा होता है, तुम्हें मार्शल आर्ट बनने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन बिल्ड करना होगा। ये एक ही रास्ता है मार्शल आर्ट बनने का कि अपनी लिमिट को ब्रेक करो। अब मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा 18 स्ट्रेंथ्स ऑफ फॉर्जिंग मूवमेंट। फिर टीचर बोलता है, मैं जैसा कर रहा हूँ तुम भी वैसा ही करो। एक लड़का बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बेसिक है। फिर दूसरा लड़का बोलता है, ये मैंने अपने डैड से सीखा था जब मैं 4 साल का था। फिर एक और लड़का बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है। टीचर ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो एक लड़के की तरफ देखता है कि वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से प्रैक्टिस कर रहा है। टीचर मन में बोलता है, ये तो फिंगन है। वह एक ऑर्फन है और उसने अभी तक मार्शल आर्ट को टच भी नहीं किया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा सीरियसली प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। तभी टीचर डांटते हुए बोलता है, यू लिटिल ब्रेट्स, तुम क्लास को सीरियसली लो, लेकिन जो 18 स्ट्रेंथ्स ऑफ बॉडी फॉर्जिंग मूवमेंट लर्न नहीं करना चाहता है उन्हें 180 पुशअप करने होंगे। तभी सारे बच्चे सॉरी टीचर बोलने लगते हैं। फिर टीचर सारे बच्चों को प्रैक्टिस कराने लगता है। फिर टीचर फिंगन की तरफ देखकर मन में बोलता है, ये कभी भी मार्शल आर्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि फिंगन के पास ना ही रिसोर्सेस है ना ही फाउंडेशन। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। टीचर सारे बच्चों को बोल रहा होता है कि आधे घंटे तक तुम फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसे भी क्वेश्चन है वो मुझसे आकर पूछ सकता है। फिंगियन हाफ रहा होता है और वो मन में बोलता है, टीचर ने जो बताया है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट बताया है, इसलिए मैं उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। और ये कुंफू का इफेक्ट इतना वीक क्यों है, और मेरी ट्रांसमाइग्रेशन चीट स्किल कहाँ है। फिंगियन बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ अर्थ के 21 सेंचुरी से, अर्थ के पैरेलल वर्ल्ड में 14 ईयर ओल्ड बॉय बनकर। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा होता हूँ तो मेरा मिरर पेंडेंट अचानक से ग्लू करने लगता है और मैं समहाउ यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट हो गया। फिंगयंग बोलता है, अगर से मैं इस वर्ल्ड की एनर्जी यूज़ नहीं कर पाया तो कुंफू मेरे लिए कम्प्लीटली यूज़लेस होगा। अगर से तुम मार्शल आर्ट एकेडमी में जाते हो तो तुम्हें सिर्फ 18 स्ट्रेंथ्स ऑफ बॉडी फॉर्जिंग मूवमेंट ही सिखाएंगे। अगर से दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसी तरह ट्रेनिंग करने से मुझे 100 या 1000 साल में भी मुझे पीक ऑफ मार्शल आर्ट पे पहुंचना इम्पॉसिबल होगा। तभी फिंगयंग को पीछे से आवाज़ आती है, वाओ लुक, क्या ये लिंकिंग है सीनियर क्लास से। तभी सभी स्टूडेंट उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये एक्वामरीन एकेडमी का फर्स्ट जीनियस स्टूडेंट है और उसने 2 दिन पहले ही मार्शल आर्ट टेस्ट पास किया है और उसे इनर सिटी स्टारलाइट एकेडमी में एक्सेप्ट हो गया है। एक स्टूडेंट बोलता है, नो वे, ये सिर्फ 19 साल का है। एक स्टूडेंट बोलता है, उसकी फैमिली उसे बचपन से ही मेडिकल बात दे रही है और उसके पास एक अच्छी फाउंडेशन है। फिंगयन मन में बोलता है कि अगर से मैं एज 30 तक लिंकिंग की लेवल तक नहीं पहुंचा तो मुझे इस एकेडमी से बाहर निकाल देंगे। तभी लिंकिंग फिंगयन के बाजू से निकलता है। तभी फिंगयन के पेंडेंट से रोशनी निकलने लगती है। फिंगयन को आवाज़ आती है, मॉनिटर आपका मिरर स्पेस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एंडलेस प्रोजेक्शन मिरर फंक्शन इज़ ऑन। तभी फिंगयन देखता है कि वो एक अजीब सी स्पेस में आ गया है। तभी फिंगयन को आवाज़ आती है कि प्रोजेक्शन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर लिंकिंग, क्या तुम श्योर हो। फिंगयन घबराते हुए बोलता है, श्योर। तभी फिंगयन के सामने से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है। फिंगयन देखता है कि उसके सामने एक मिरर अपीयर होता है। फिंगयन बोलता है, क्या ये मेरी चीट स्किल है, और वो उस मिरर को टच करने ही वाला होता है। तभी मिरर में से एक लड़की का हाथ निकलता है और वो फिंगयन का हाथ हटाते हुए बोलती है, डोंट टच, और वो मिरर में से बाहर निकलने लगती है और वो बोलती है, मिरर को अपने गंदे हाथों से टच मत करो। फिंगयन ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वह लड़की मिरर में से पूरी तरह बाहर आ जाती है और वह बोलती है, आई थिंक ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही अनकन्वेंशनेबल है। वह बोलती है, फिंगयन तुम्हारा स्वागत है मिरर स्पेस में, मैं इनकारनेशन हूँ एंडलेस प्रोजेक्शन मिरर की, तुम मुझे लिटिल मिरर गर्ल बुला सकते हो। फिंगयन बोलता है, क्या मैं तुम्हें मिरर लेडी बुला सकता हूँ, और क्या तुम पहले मुझे करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करने में मदद कर सकती हो। वह बोलती है, ये वर्ल्ड तुम्हारे कॉन्शियसनेस में क्रिएट हुआ है एंडलेस प्रोजेक्शन मिरर के जरिए, और ये तुम्हारा करंट डेटा है। फिंगयन अपने स्टेटस विंडो में देखता है, मिरर मास्टर फिंगयन, एज 14, रेलम एवरेज पर्सन, टैलेंट नन, स्किल 18 स्टेज ऑफ बॉडी फॉर्जिंग मूवमेंट, मार्शल स्किल नन, आइटम नन। मिरर लेडी बोलती है, ये डेटा लिनक्विन का प्रोजेक्ट हुआ है। फिंगयन उसका डेटा पढ़ने लगता है। प्रोजेक्ट पर्सन लिनक्विन, एज 19, कल्टिवेशन जूनियर मार्शल आर्ट, ड्रॉप फर्स्ट रैंक कुंफू, फर्स्ट रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिरर लेडी बोलती है, अगर से तुम्हें ड्रॉप चाहिए तो तुम्हें इसे यहाँ पर हराना होगा। फिंगयन बोलता है, ये तो बिल्कुल सेम है कि मॉन्स्टर को मारो और उसकी ड्रॉप और आइटम लो। मिरर लेडी बोलती है, अगर से तुम्हें अब समझ में आ गया है तो हम अपना पहला बैटल स्टार्ट करते हैं। तभी मिरर में से लिंकिंग निकलता है। फिंगयन बोलता है, वेट अ मिनट, मेरे पास 2 क्वेश्चन है। मिरर लेडी बोलती है, बोलो। फिंगयन बोलता है, तुमने कहा कि ये मेरे कॉन्शियसनेस में है, तो मेरी बॉडी अभी कहाँ पे है। मिरर लेडी बोलती है, प्रोबेबली तुम्हारी बॉडी अभी डीज में होगी, एनीवे तुम इससे यूज्ड टू हो जाओगे। फिंगयन बोलता है, सेकंड क्वेश्चन, अगर से मैं यहाँ हारता हूँ तो क्या मैं मर जाऊँगा। मिरर लेडी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, ये बस तुम्हारे कॉन्शियसनेस में है। अगर से तुम बैटल फील्ड में मरते हो तो तुम्हें इतना ही दर्द होगा जितना तुम्हें रियल में मरने पर होता है।
और वह बोलती है ये पॉसिबल है कि हम डिफ़िकल्टी लेवल कम कर सकते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को हम इजीली डिफीट कर पाएंगे, लेकिन ड्रॉप रेट गिरने की संभावना कम हो जाएगी। फिंगेंग बोलता है तुम इतना लेम एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो, और वो बोलता है मैं मरने का एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहता, इसलिए ये बेटर है कि मैं इजी मोड पर ही फाइट करूँ। फिंगेंग को उसके ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि मैन इजी मोड चूज़ नहीं करते। फिंगेंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है। फिंगेंग बोल रहा होता है लेकिन गेम तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं अगर से तुम इजी मोड चूज़ करते हो तो तुम बहुत सारा फन मिस कर दोगे। फिंगेंग बोलता है मैं हमेशा सोचता था कि इजी मोड इतना बोरिंग क्यों होता है। मिरर लेडी बोलती है गो ऑन बॉय सेक्रीफाइस टू द अर्थ विथ योर ब्लड। फियांग उसके सर पर मारते हुए बोलता है इडियटली रिड्यूस करो लिन क्विंग का कल्टीवेशन लेवल एवरेज लोगों समान। मिरर लेडी बोलती है उसका कल्टीवेशन लेवल और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल दोनों सेम है, लेकिन अब भी वो तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम मुझसे बैट लगाना चाहते हो कि तुम क्लास खत्म होने से पहले कितनी बार मरोगे। फिनियन मन में बोलता है मैं एक भी बार मरना नहीं चाहता हूँ। फिनियन ये देखता है कि लिन क्विन ने अभी भी अपनी शॉट पकड़ी हुई है। तभी लिन क्विन फिनियन पर अपनी शॉट से अटैक कर देता है। फिनियन बोलता है मैं यहाँ पर ट्रैप हो गया हूँ। मिरर लेडी बोलती है मैं तो बताना ही भूल गई कि ये मिरर स्पेस कन्वर्टेबल है, और वो बोलती है फिनियन बहुत बिजी है इसलिए मैं ही एक रैंडमली चूज कर लेती हूँ। तभी वो बोलती है फॉरेस्ट, तभी वो स्पेस फॉरेस्ट में बदल जाती है। फिनियन एक पेड़ पे जाकर टकरा जाता है। तभी लिनक्विन फिनियन के बहुत करीब आ जाता है। फिर फिनियन और तेज़ी से भागने लगता है। फिनियन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा करीब था। फिनियन मन में बोलता है भागना ही एक ऑप्शन नहीं है, मुझे दूसरा तरीका ढूंढना होगा काउंटर अटैक करने का, और वो मुझे कभी भी ट्रैप कर सकता है। मिरर लेडी ये देखकर बोलती है फिनियन फाइनली कम डाउन हो गया है, और वो ये देखकर मुस्कुराने लगती है। फिनियन लिनक्विन की अटैक डॉज करते हुए मन में सोचता है मेरी बॉडी थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन लिनक्विन ने हैवी अलॉय आर्मर पहना है, क्या लिनक्विन की बॉडी मुझसे ज़्यादा थक गई है। नहीं, मैं इस पे बैट नहीं ले सकता क्योंकि लिनक्विन का स्टेमिना मुझसे ज़्यादा हो सकता है, मुझे दूसरे तरीके से सोचना होगा। और फिंगन भागते हुए मन में बोलता है मैं अपनी अटैक पावर से लिनक्विन का आर्मर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मुझे लिनक्विन के आर्मर के वीक स्पॉट पर अटैक करना होगा, और वे लिनक्विन पर अटैक कर देता है। लेकिन लिनक्विन फिंगन का अटैक डॉज कर लेता है। फिनियन मन में बोलता है अगर से लिनक्विन जंप कर अटैक डॉज भी कर लेता है तो लिनक्विन अपना काउंटर अटैक करने का चांस गवा देगा। फिर फिनियन अपनी बॉडी अटैक के डायरेक्शन में मोड़ लेता है, और वो लिनक्विन का पैर पकड़कर गिरा देता है, और वो लिनक्विन के पीठ पर पैर रखकर बोलता है सॉरी मैं ये राउंड जीत गया हूँ, और वो उस पर पत्थर उठा के मार देता है। वह लड़की बोलती है नॉट बैड, मुझे तुम्हारी स्टार्टिंग की परफॉर्मेंस देखकर लग रहा था कि तुम मर जाओगे, लेकिन तुम अनएक्सपेक्टेडली जिंदा हो। फिनियन बोलता है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्या कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ है। वह लड़की बोलती है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने पहली बार प्रोजेक्ट 10 टारगेट को मारा है, इसलिए ड्रॉप रेट 100% है। फिंगन बोलता है सच में ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वह लड़की बोलती है रिवॉर्ड मेरी किस है। फिंगन बोलता है मैं तुम्हें बैड रिव्यू देना चाहता हूँ। वह बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। वह लड़की बोलती है फिंगन तुम्हारी पहली परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, ड्रॉप रेट इस रैंक 1 टर्टल स्नेक फॉर्जिंग टेक्निक। फिनियन बोल रहा होता है क्या ये फर्स्ट रैंक टर्टल स्नेक फॉर्जिंग टेक्निक है, क्या ये 18 इंस्टेंस ऑफ फॉर्जिंग मूवमेंट से रैंक में थोड़ी ही ऊपर है। मिरर लेडी बोलती है बस तुम इससे सेटिस्फाई हो जाओ क्योंकि ये ट्रैश स्किल की मार्केट प्राइस $30,000 है। और वो बोलती है तुम बस एक्सट्रैक्ट वर्ड कहो जिससे तुम टर्टल स्नेक फॉर्जिंग टेक्निक इंस्टेंटली लर्न कर लोगे। फिंगन बोलता है एक्सट्रैक्ट, और फिंगन को इंस्टेंटली टर्टल स्नेक फॉर्जिंग टेक्निक लर्न हो जाती है। फिर फिंगन टर्टल स्नेक फॉर्जिंग टेक्निक को यूज़ करने लगता है। फिंगन बोलता है मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ और मेरा ब्लड QI भी इंक्रीज हो गया है, नॉट बैड। मिरर लेडी बोलती है बस तुम इमेजिन कर रहे हो, बस तुमने ये स्किल अभी लर्न ही की है और तुमने अभी तक प्रैक्टिस भी नहीं की है, नो वे तुम स्ट्रांग हुए हो। और वो बोलती है तुम अपने आप को रिलैक्स करो, फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो जिससे तुम अपने रियल वर्ल्ड में चले जाओगे। तुम यहाँ से एक बार जाने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करना और कल्टीवेशन करना। फिर फिंगे वैसा ही करता है जैसा मिरर लेडी कहती है। फिर फिंगे अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। फिर फिंगे अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगता है। फिंगन के टीचर का अजीब सा चेहरा देखकर फिंगन बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिंगन के टीचर बोलते हैं क्यों तुम लंच करने नहीं गए हो और तुम यहाँ पर खड़े खड़े दिन में सपने देख रहे हो। फिंगन बोलता है आपने जो आज बताया था मैं उसे रिविज़न कर रहा था। टीचर बोलता है आफ्टरनून में टीचर्स ने मीटिंग रखी है इसलिए तुम लोगों को आज जल्दी घर जाना होगा। और फिंगे बोलता है थैंक यू टीचर, और वो वहाँ से चले जाता है। टीचर बोलता है इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे भी आफ्टरनून के मीटिंग में एग्ज़ाम की डेट और टाइमिंग डिसाइड होंगी, अगर से तुम फेल होते हो तो तुम्हें डेफिनेटली एकेडमी से बाहर निकाल देंगे। तभी मेट्रो के तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगे मेट्रो के अंदर धक्के खाते हुए अपने घर जा रहा होता है। आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। फिंगन अपने ऑर्फनेज पहुंच गया होता है। फिंगन बोलता है ये मेरा घर है। तभी उसकी सिस्टर दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकलती है और उसकी सिस्टर बोलती है क्यों तुम आफ्टरनून में आए हो, क्या तुमने अपने टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। फिनियन बोलता है टीचर को आफ्टरनून में इमरजेंसी मीटिंग में जाना था इसलिए सभी बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी। और फिंगन अपनी सिस्टर को बोलता है वैसे आप इतनी जल्दी क्यों आ गई। फिनियन की सिस्टर बोलती है हमारे टीचर का सन वॉर में डेड हो गया है इसलिए हमारे टीचर ने हमें जल्दी घर भेज दिया। मिरर लेडी चाय पीते हुए बोलती है तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड खूबसूरत है लेकिन मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। फिंगन अपनी सिस्टर को बोलता है क्या कुछ खाने को बचा है क्योंकि मैंने अपना लंच नहीं किया है। फिंगन की सिस्टर बोलती है नाइस, यस्टरडे मैंने मीट लाया था, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाती हूँ।
फिर फिंगयांग की सिस्टर फिंगयांग को डिश सर्व कर देती है। फिंगी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। मिरर लेडी ये देखकर बोलती है मैं भी खाना खाना चाहती हूँ और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर वह बोलती है नेवर माइंड, मैं भी यहाँ से बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। तभी सीन कट होता है। फिर डेजर्ट के तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगयांग लिंक्विंग से फाइट कर रहा होता है। मिरर लेडी फिंगयांग को चेयर करते हुए बोलती है तुमने बहुत सारा पॉर्क मीट खाया है इसलिए तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। फिंगयांग बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैंने पॉर्क खाया है। तभी 25th चैलेंज की तरफ का सीन दिखाया जाता है। लिंक्विंग फिंगयांग को हरा देता है। फिर 44 चैलेंज की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगयांग लिंक्विंग को लावे में अटैक कर गिरा देता है। फिंगयांग जीत जाता है। फिर 52 चैलेंज की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगयांग लिंक्विंग को गला दबाकर हरा देता है। फिर फिंगयांग बोलता है मेरा करंट बैटल का स्टेटस है 24 विक्ट्री 57 डेथ और एक ड्रॉ हो गया था क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा लंबी चली थी। और फिंगयांग बोलता है डैम इट, मैं तो बहुत ज़्यादा बार मरा हूँ। मिरर लेडी बोलती है लिंक्विंग की स्ट्रेंथ बिगनर रैंक तक कर लो, वो तुमसे बस थोड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। फिंगयांग बोलता है तुमने कहा कि वो मुझसे थोड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत दर्द होता है जितनी भी बार मैं मरता हूँ। मिरर लेडी बोलती है तुमने किसने कहा था इतना वीक होने को, बस तुम वेपन्स और इक्विपमेंट्स के लिए ही ग्रीडी हो, तुमने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को ट्रेन ही नहीं किया है। फिंगयांग बोलता है ट्रेनिंग और कल्टीवेशन करने से बहुत लंबा समय लगता है लेवल अप होने को। और वो बोलता है मुझे लग रहा था कुछ पिल्स ड्रॉप होंगे तो मैं अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करूंगा। मिरर लेडी बोलती है तुम्हें पहले ही पिल्स ड्रॉप हो चुके हैं। फिंगयांग बोलता है कब पिल्स ड्रॉप हुई। मिरर लेडी बोलती है तुम्हारा पूरा फोकस फाइट में था इसलिए तुमने नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया। फिंगयांग बोलता है तुमने मुझे पर्पसली नोटिफाई नहीं किया, मैंने सही कहा ना। मिरर लेडी बोलती है ये बॉटल के अंदर रैंक 1 मेडिसिन है और 10 QI ब्लड पिल है और उसके एक पिल की वर्थ $3000 है। तुम इससे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हो जिससे तुम्हारा लेवल अप होगा। तभी QI पिल के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर पिल बनती है। कॉमनली बिगनर रैंक के पिल कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। मिरर लेडी बोलती है मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये पिल तुम टर्टल स्नेक फॉर्जिंग को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ करो। और वो बोलती है तुम्हें एक क्लोथ भी मिला है लेकिन वो तुम्हारे साइज़ का नहीं है। फिंगयांग बोलता है मैं इसे सेल कर दूंगा। तभी फिंगयांग के रूम के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगयांग की सिस्टर अपना कान लगाकर सुन रही होती है कि रूम के अंदर क्या चल रहा है। फिंगयांग की सिस्टर मन में सोच रही होती है कि फिंगयांग ने अभी डिनर भी नहीं किया, ना ही ब्रेकफास्ट किया है और वो उसकी फिक्र करने लगती है। तभी फिंगयांग अपने रूम से बाहर निकलता है। फिंगयांग बोलता है मैं रोज़ ऐसा नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कल्टीवेशन में से। और वो बोलता है नेवर माइंड, मुझे थोड़ी रेस्ट करनी होगी। फिंगयांग बोलता है मिरर लेडी आउटसाइड केवल देख सकती है, मुझे मेरी आंखें बंद करनी होंगी शावर लेते समय। और वो बोलता है अगर से मैं अपनी आंख बंद कर दूंगा तो मैं मिरर कैसे देखूंगा। फिंगयांग गुस्से में बोलता है मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी दो प्लीज़। फिंगयांग की सिस्टर को लगता है कि वो उसको बोल रहा है। फिर फिंगयांग की सिस्टर रोने लगती है। तभी फिंगयांग पीछे मुड़कर देखता है। फिंगयांग की सिस्टर बोलती है मैं तुम्हें कल्टीवेशन से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तभी फिंगयांग बोलता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं तो पता नहीं किससे बात कर रहा था। फिंगयांग की सिस्टर बोलती है मैं तुमसे मजाक कर रही थी, तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है इसलिए मैंने तुम्हारा टिफ़िन पैक कर लिया, इसे खाना मत भूलना। फिंगयांग अपनी सिस्टर को शर्माते हुए थैंक यू बोलता है। सीन आउटसाइड सिटी के पार्क का दिखाया जाता है। फिंगयांग बोलता है ये प्लेस कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी वो अपनी पिल्स की बोतल निकालता है और वो उनमें से एक पिल खा लेता है। फिर वो अपनी टर्टल स्नेक फॉर्जिंग टेक्निक कल्टीवेट करने लगता है। 9 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। फिंगयांग बोलता है अब मैं अपना QI जनरेट कर सकता हूँ और फिंगयांग अपनी बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा निकालने लगता है। फिंगयांग बोलता है फाइनली अब मैंने फर्स्ट स्टेप रखा है, मैं बिगनर रैंक रिजर्व मार्शल आर्ट बन गया हूँ। और वो बोलता है मेरे पास बस एक ही QI ब्लड पिल बची है। फिंगयांग अपने घर की तरफ दौड़ते हुए जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिंगयांग और लिंक्विन फाइट कर रहे होते हैं। मिरर लेडी फिंगयांग की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिंगयांग लिंक्विन का अटैक डॉश करते हुए मन में सोचता है मेरी करंट स्पीड और स्ट्रेंथ से मैं अभी डिसएडवांटेज पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर फिंगयांग अपने पैर से लिंक्विन पे अटैक कर उसकी शॉट गिरा देता है। फिर फिंगयांग लकड़ी का टुकड़ा उठाकर लिंक्विन के गर्दन पर मार देता है और फिंगयांग बोलता है मैं जीत गया। तभी सिस्टम से आवाज़ आती है ड्रॉप रेट फर्स्ट रैंक मार्शल स्किल शॉर्ट स्लैश, क्या तुम इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। मिरर लेडी बोलती है तुम्हें एक रेयर ड्रॉप मिली है। फिंगयांग बोलता है एक्सट्रैक्ट। तभी फिंगयांग को शॉर्ट स्लैश की सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। तभी फिंगयांग के सामने इन्फॉर्मेशन ड्रीम की तरह दिख रही होती है। 1 ईयर प्रैक्टिस शॉर्ट स्लैश, 2 ईयर प्रैक्टिस शॉर्ट स्लैश, 3 ईयर प्रैक्टिस शॉर्ट स्लैश। तभी फिंगयांग को 3 साल का शॉर्ट स्लैश का एक्सपीरियंस आ जाता है। फिर फिंगयांग अपनी चॉपस्टिक से शॉर्ट स्लैश कर देता है। तभी उसकी पावर से चॉपस्टिक टूट जाती है। फिंगयांग बोलता है सच अ पिटी, मेरे पास एक रियल शॉट नहीं है, मैंने अभी तक अपनी हाफ पावर भी अनलिश नहीं की है। फिंगयांग बोलता है अब मुझे याद आया, स्कूल में तो रियल शॉट होंगी, कल मैं स्कूल जाता हूँ। इक्विपमेंट स्टोर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगयांग अपने लिए शॉट देख रहा होता है। फिंगयांग देखता है कि शॉट का प्राइस बहुत ज़्यादा है। फिंगयांग मन में बोलता है ये तो डेलाइट रॉबरी है, अगर से मैं अपनी सारी पिल भी सेल कर देता हूँ तो मैं सिर्फ एक ब्लैक स्टील शॉट ही खरीद पाऊंगा। और वो मन में बोलता है मुझे यहाँ पर एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पैसा अर्न करना होगा। फिर मार्शल आर्ट एकेडमी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगयांग बिगनर रैंक क्लास इक्विपमेंट रूम में एंटर होता है। फिंगयांग शॉट की तरफ देखता है और उनमें से एक शॉट उठाकर मन में बोलता है
ये ब्लैक क्रिस्टल शॉट है और इस शॉट की प्राइस 3000 है, लेकिन ये शॉट को बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है। फिंगन बोलता है स्कूल बिगनर रैंक क्लास को कभी भी ध्यान नहीं देती है, इसलिए मुझे बस अपनी शॉट की पावर टेस्ट करनी है, ये मेरे लिए इनफ होगा। फिंगन टारगेट पे अपनी शॉट से एक स्लैश कर देता है। फिंगन के अटैक के पावर से टारगेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फिंगन के पावर से शॉट भी टूट जाती है। फिंगन गुस्से में शॉट को ज़मीन पर फेंक कर बोलता है डैम इट। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिंगन का टीचर क्लासरूम में एंटर होता है। टीचर दिखता है कि टारगेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुआ होता है। टीचर टारगेट के एक टुकड़े उठाकर बोलता है ये तो रैंक 1 शॉट स्लैश टेक्निक है। टीचर टेबल की तरफ देखता है, उस पर एक टूटी हुई शॉट बॉटल और बॉटल के नीचे एक चिट्ठी रखी हुई होती है। टीचर बॉटल हटाते हुए चिट्ठी की तरफ देखता है। चिट्ठी में लिखा हुआ होता है ये टूटी हुई शॉट की पेमेंट है। तभी टीचर बॉटल के अंदर देखता है कि बॉटल के अंदर QI ब्लड पिल होती है। टीचर मन में बोलता है इस डिस्ट्रक्टिव पावर से ये कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ प्रोफिशिएंसी स्टेज ऑफ शॉट स्लैश लेवल पे ही ये कर सकते हैं। शायद लिंकन वापस आ गया है। तभी एकेडमी के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन रोते हुए मन में बोल रहा होता है मेरी ब्लड QI पिल, मुझे और चीज़ें ग्राइंड करनी होंगी, लेकिन मैं सिर्फ लिंकिंग की आइटम ही ग्राइंड नहीं कर सकता। फिंगन अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है चलो पहले हम सभी टीचर फिर सभी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट करेंगे, टीचर को चैलेंज करेंगे और उस स्टूडेंट को बुली करेंगे। सीन कट होता है। फिर सीन सिटी की तरफ का दिखाया जाता है। फिंगन बोलता है सिस्टर मैं आ गया हूँ। फिंगन मन में बोलता है सिस्टर को यहाँ कैशियर की जॉब मिली है जिससे मैं अपनी स्कूल अटेंड कर सकूँ। फिंगन की सिस्टर बोलती है आज क्यों तुम इतना लेट आए हो। फिंगन अपनी सिस्टर को बोलता है आज स्कूल में मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मैं आज थोड़ा लेट हो गया। तभी वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है। तभी आसमान में से एक बीस्ट अटैक कर देता है, जिससे पूरे बिल्डिंग के ग्लासेस टूट जाते हैं। तभी सारे बिल्डिंग के गिलासेस ज़मीन पर गिरने लगते हैं। तभी उनमें से एक गिलास फिंगन की सिस्टर पर आकर गिरने ही वाला होता है। तभी फिंगन उस गिलास को अपने 2 फिंगर से पकड़ लेता है और फिंगन उस गिलास को डस्टबिन में फेंक देता है। फिंगन अपनी सिस्टर को बोलता है क्या तुम ठीक हो। फिंगन की सिस्टर बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिंगन की सिस्टर मन में बोलती है फिंगन पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। तभी फिंगन देखता है कि आसमान में एक फिरोशियस बिस्ट उड़ रहा है। फिंगन मन में बोलता है जब से मैं इसिकाई हुआ हूँ तब से मैंने फिरोशियस बिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। और फिंगन मन में बोलता है क्रैप, फिरोशियस बिस्ट ने एक बेस पर अटैक कर दिया है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। तभी आसमान में से एक अटैक आता है और वो अटैक फिरोशियस बिस्ट को लग जाता है। तभी फिरोशियस बिस्ट आसमान में से गिरकर ज़मीन पर मर जाता है। फिंगन मन में बोलता है एक रैंक 3 फिरोशियस बिस्ट ब्लैक गोल्डन ईगल हाई रैंक रिजर्व मार्शल आर्ट के इक्वल है। कौन से मार्शल आर्ट ने बिस्ट को एक ही एरो में मार डाला है। तभी सिस्टम से फिंगन को नोटिफिकेशन आता है ब्लैक गोल्डन ईगल डिस्कवर हुआ है, क्या आप इसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। फिंगन मन में बोलता है सिस्टम तो मरे हुए बीस्ट को भी प्रोजेक्ट कर सकता है। फिंगन बोलता है प्रोजेक्ट। तभी बीस्ट सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हो जाता है। फिंगन मन में बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि ये बीस्ट में से ड्रॉप क्या होगा। फिर सीन कट होता है। फिर सीन फिंगन के घर की तरफ का दिखाया जाता है। फिंगन डिनर के बाद कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिंगन अपने मिरर स्पेस में एंटर होता है। फिंगन मिरर स्पेस में बीस्ट का स्टेटस देख रहा होता है। फिंगन बोलता है लिंकी की कंपेयर में आइटम थोड़े कम है, लेकिन जो आइटम है वो उससे ज़्यादा बेटर है। फिंगन बोलता है जल्दी करो, ब्लैक गोल्डन ईगल की कॉम्बैक्ट एबिलिटी को लो रैंक रिजर्व मार्शल आर्ट तक कर दो। मिरर लेडी बोलती है चैलेंज स्टार्ट होता है। बैटल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन बोलता है तो मैं अपने लिए वेपन भी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। फिंगन का वेपन प्रोजेक्ट होने लगता है। फिंगन बोलता है इससे मेरे शॉट की प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। फिंगन अपने शॉट से एक स्लैश कर देता है। वह अटैक ईगल को जाकर लगता है, जिससे ईगल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। मिरर लेडी बोलती है फर्स्ट किल से आइटम डेफिनेटली ड्रॉप होगा। ड्रॉप आइटम ब्लैक गोल्डन ईगल फ्लैश। फिंगन बोलता है फ्लैश, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि मैंने अपनी सारी ब्लड IQ पिल खा लिया था और मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज बचे नहीं थे। फिंगन बोलता है चलो हम फिर चैलेंज करते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिंगन अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ गया होता है। फिंगन बोलता है ईगल को चैलेंज करने के बाद मैंने लिंकिंग को भी 5 बार प्रोजेक्ट किया था, लेकिन मुझे उससे कुछ भी नहीं मिला। फिंगन अपनी स्टोरेज में से ब्लैक गोल्डन ईगल का फ्लैश और ब्लड निकाल लेता है। फिंगन बॉटल खोलकर देखता है कि उसमें ब्लड होता है। फिंगन बोलता है तो ब्लड और फ्लैश पहले से ही सेपरेट है। फिंगन फ्यूरियस बिस्ट का ब्लड पीने लगता है। फिंगन मन में बोलता है लिक्विड ब्लड मेडिसिन से भी ज़्यादा वैल्यूबल है। तभी फिंगन के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। फिंगन मन में बोलता है मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। फिंगन बोलता है मुझे जल्दी से कल्टीवेशन करके एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा। फिंगन टर्टल स्नेक फॉर्जिंग टेक्निक को 10 टाइम यूज़ करने लगता है। फिंगन मन में बोलता है ब्लैक गोल्डन ईगल का ब्लड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड 5 QI पिल के बराबर है।
और फिंगन मन में बोलता है ये रिसोर्सेज के साथ मैं हाई रैंक रिजर्व मार्शल आर्ट बहुत जल्दी बन जाऊंगा। इवन लिंकिन भी ब्लैक गोल्डन ईगल का फ्लैश यूज़ नहीं कर पाएंगा अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। और फिंगन बोलता है फिरोशियस बिस्ट ऑफ कॉर्प्सेस भी एक हाई रैंक रिजर्व मार्शल आर्ट के इक्वल है और उसकी कॉस्ट मिलियंस के भी ऊपर होंगी। सिर्फ बड़े फैमिली और हायर अप्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में फॉरेस्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन धीरे धीरे सांस अंदर ले रहा होता है, तभी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है जिससे वहाँ विंड ब्लेड बन जाती है। फिंगन बोलता है 1 महीने की कल्टीवेशन में मैं लगभग इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्ट बन गया हूँ। और फिंगन बोलता है चलो अब घर जाने का वक्त हो चुका है। फिर सीन ऑर्फनेज की तरफ का दिखाया जाता है। फिंगन दिखता है कि ऑर्फनेज के सामने एक लड़का खड़ा है। तभी वो लड़का पीछे मुड़कर बोलता है फिंगन। तभी वो दोनों एक दूसरे से अपनी फिस्ट टकराते हैं। वो लड़का बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी। फिंगन बोलता है ब्रदर जो क्या आप अंदर चलकर बात करना चाहते हो? और वो लड़का बोलता है नहीं। और वो बोलता है फ्लोइंग क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद लीडर ने मुझे रॉन्ग पाथ चूज़ करने के लिए थैंक्स किया था। फिंगन मन में बोलता है तो ये गैंग टाइप ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के जैसे सिमिलर है। फिंगन बोलता है तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो लड़का फिंगन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ मार्शल आर्ट की स्किल लर्न की है क्योंकि मैं एक स्मॉल लीडर बन गया हूँ। और वो जाते हुए बोलता है मैंने सुना है कि तुमने मार्शल आर्ट एकेडमी में एडमिशन लिया है। जब तुम्हारे पास थोड़ी फाउंडेशन बन जाएंगी तो मैं तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट की स्किल सिखा दूंगा। मैं तुम्हारे पास ऑर्फनेज छोड़कर जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। फिंगन मन में बोलता है फिलहाल तुम मुझसे कमज़ोर हो। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिंगन मिरर स्पेस में होता है। फिंगन मिरर लेडी को बोलता है कि क्या तुम युंजू को प्रोजेक्ट करने की हेल्प कर सकती हो? मिरर लेडी बोलती है वो बहुत ज़्यादा ही वीक है, उसे प्रोजेक्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। फिंगन बोलता है फिर ठीक है, चलो हम फिर से ब्लैक गोल्डन ईगल और लिंक्वी को प्रोटेक्शन करना कंटिन्यू करते हैं। मिरर लेडी बोलती है क्या तुम ब्लैक गोल्डन ईगल और लिंक्वी को चैलेंज करते करते बोर नहीं हुए हो? फिंगन बोलता है खाना खाना और फाइटिंग करना दोनों काम एक साथ करने से मेरा काफ़ी सारा समय बच जाएगा। तभी डिनर टेबल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन की सिस्टर मन में बोलती है फिंगन को आज क्या हुआ है? फिंगन अपना खाना बहुत जल्दी खा लेता था लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है। तभी डिन फिंगन के सर पर मारकर बोलती है अपने खाने में फोकस करो, तुम अपना खाना टेबल पर गिरा रहे हो। तभी फिंगन झुककर बोलता है सॉरी डिन। फिर मिरर स्पेस के तरफ का सीन दिखाया जाता है। मिरर लेडी बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें लो रैंक गोल्ड एट्रीब्यूट टैलेंट मिला है और ये लिंक्वी की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है। फिंगन बोलता है मुझे पूरा 1 महीना लगा इस एट्रीब्यूट को ड्रॉप होने के लिए। मिरर लेडी वो एट्रीब्यूट अपने हाथ में लेती है। फिंगन बोलता है जिसके पास एट्रीब्यूट होता है वो मार्शल आर्टिस्ट नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मिरर लेडी बोलती है तुमने सही कहा, 100 मार्शल आर्टिस्ट में से सिर्फ ही एक के पास ही एट्रीब्यूट होता है। और मिरर लेडी बोलती है एकेडमी ने तुम्हें नहीं बताया कि टोटल 10 टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, गोल्डन, अर्थ, वाटर, फायर, सैंड, विंड, लाइटनिंग, लाइट, आइस और डार्क। और हाँ, हर टाइप की एट्रीब्यूट की एबिलिटी डिफरेंट होती है। तभी फिंगन मिरर लेडी के हाथ में से एट्रीब्यूट लेकर बोलता है चलो अब इसे यूज़ करते हैं। फिर फिंगन एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करने लगता है। तभी फिंगन एट्रीब्यूट एब्जॉर्व कर लेता है। मिरर लेडी फिंगन के पास जाकर बोलती है क्या कुछ चेंज आया? फिंगन बोलता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा वर्ल्ड के साथ कुछ फैंटम कनेक्शन बन गया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही ब्लर है। और वो बोलता है बस मुझे थोड़ी सी एनर्जी बढ़ गई है बस, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मिरर लेडी हंसते हुए चुटकी बजाती है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक गोल्डन ईगल प्रोजेक्ट हो जाता है। मिरर लेडी बोलती है एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे ब्लैक गोल्डन ईगल के बॉडी में विंड एट्रीब्यूट है, जब तुम्हारे पास एट्रीब्यूट है तुम्हें नॉर्मल मार्शल आर्ट से ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। फिंगन बोलता है ठीक है, अगर से मेरे पास ये चीट स्किल है, अगर से मैं हार्ड वर्क नहीं करता हूँ तो मैं पहले की जैसा ट्रैश हो जाऊँगा। फिर सीन कट होता है। फिर सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है। फिंगन जंगल में कल्टीवेट कर रहा होता है। फिंगन बोलता है मैं इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्ट बन गया हूँ। फिंगन मन में बोलता है लो रैंक मार्शल आर्ट सिर्फ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्ट के पास बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। और वो मन में बोलता है नॉर्मल वेपन उसे हर्ट नहीं कर सकते और मेरी स्किन पहले से ज़्यादा वाइट और इलास्टिक हो गई है। और वो बोलता है लोग ये सोचेंगे कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तभी शाम हो जाती है। फिंगन बोलता है मैं फिर लेट हो गया, अगर से मैं घर जल्दी नहीं पहुंचा तो डिन मुझे फिर से बहुत ज़्यादा डांटेंगी। फिंगन अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी फिंगन देखता है कि एक लड़के के पीछे बहुत सारे लोग वेपन लेके दौड़ रहे होते हैं। फिंगन मन में बोलता है मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सराउंडिंग में ये सब चीज़ें चलती ही रहती है। और वो मन में बोलता है कौन जानता है कि कौन सी साइड अच्छी है और कौन सी साइड बुरी। तभी भागते हुए लड़का पीछे मुड़कर मन में बोलता है डैम इट, और उसके पीछे के 2 लड़के बोल रहे होते हैं कि दौड़ना बंद करो। तभी फिंगन देखता है कि वो लड़का फिंग यूजू होता है। यूजू भाग रहा होता है और उसके पीछे 3 गैंगस्टर अपना वेपन लेकर भाग रहे होते हैं। फिंगन पेड़ के पीछे छुपकर काउंटिंग कर रहा होता है। फिंगन बोलता है 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। तभी फिंगन पेड़ के पीछे से निकलकर यूजू के साइड से होकर गैंगस्टर की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। फिंगन और गैंगस्टर आमने सामने आ जाते हैं। एक गैंगस्टर आता है और वो अपनी शॉट से फिंगन पर अटैक कर देता है और वो बोलता है अब मरो।
फिंगन अपने एक हाथ से उस गैंगस्टर का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि उस गैंगस्टर की शॉट उसके हाथों से छूट जाती है। फिर फिंगन अपने किक से अटैक करता है। उस अटैक के कारण वो गैंगस्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। फिंगन गैंगस्टर की शॉट जमीन से उठाता है। फिर फिंगन उस शॉट से एक स्लैश कर देता है। तभी वो दोनों गैंगस्टर शॉट स्लैश के अटैक से मर जाते हैं। तभी यूजू बोलता है कि तुम कौन हो। तभी फिंगन पीछे मुड़ता है। यूजू देखता है कि वो फिंगन होता है। यूजू बोलता है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या तुम सच में फिंगन हो? फिंगन बोलता है, तुम इसे सपने की तरह ट्रीट कर रहे हो। और फिंगन बोलता है, बस तुम ऑर्फनेज को बीच में मत घसीटना। और हाँ, मैं उन गैंगस्टर का ना ही बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ और ना ही ये जानना चाहता हूँ कि वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। फिंगन बोलता है, वैसे ये शॉट की वर्थ कितनी होंगी? यूजू बोलता है, बस ये शॉट कुछ डॉलर की ही होंगी। फिंगन बोलता है, ब्रदर्स हूँ, मेरे बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। फिर सीन कट होता है। अगले दिन के तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन एकेडमी की तरफ जा रहा होता है। तभी फिंगन के पीछे से एक मिलिट्री ट्रक आ रहा होता है। फिंगन देखता है कि एकेडमी के सामने बहुत सारे मिलिट्री ट्रक खड़े हुए हैं। फिर बिगिनर रैंक क्लास के मार्शल आर्ट रूम के तरफ का सीन दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर हो रहे होते हैं। एक स्टूडेंट बोलता है, ब्रदर शिन, क्या तुम्हें पता है मिलिट्री सोल्जर हमारे स्कूल में क्यों आए हैं? पीले बालों वाला स्टूडेंट बोलता है, मैंने सुना है कि मिलिट्री बिगिनर रैंक क्लास का टेस्ट लेने वाले हैं। और वो बोलता है, अगर से टेस्ट में किसी का गुड परफॉर्मेंस रहता है तो उसे हाई रैंक क्लास में प्रमोट कर देंगे, लेकिन अगर से किसी का बहुत ज़्यादा ही ख़राब परफॉर्मेंस रहता है तो उसे स्कूल से एक्सपेल कर देंगे। मेरे डैड ने मुझे बताया था कि मेरी फैमिली कंपनी से कुछ बिजनेस पार्टनर मिलिट्री में है, लेकिन मुझे फुल डिटेल के बारे में नहीं पता। पीछे के सभी स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का बोलता है, नो वे, मेरा कुछ दिन पहले ही तो एडमिशन हुआ है। फिर दूसरा लड़का बोलता है, अगर से मेरी परफॉर्मेंस ख़राब रहती है तो मुझे घर वापस भेज देंगे, तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या एक्सप्लेन करूँगा। फिर एक स्टूडेंट बोलता है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से स्कूल ने ये डिसीजन लिया होगा कि कुछ रिसोर्सेज को सेव कर सके। पीले बाल वाले स्टूडेंट के बाजू वाला स्टूडेंट बोलता है, ब्रदर शिन, तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम हमारे हेड भी हो, प्लीज़ हमें अबेंडन मत करो। तभी कोई क्लासरूम में एंटर होता है और वो बोलता है, स्टूडेंट साइलेंस। तभी हम देखते हैं कि वो मिलिट्री सोल्जर होता है और उसके साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी होते हैं। तभी वो सोल्जर स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है और वो स्टेज के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर वो सोल्जर अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज़ करता है, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। फिंगन उन्हें बोलता है, जैसे मैंने सोचा था ये वैसा ही है। तभी फिंगन मिरर स्पेस में एंटर होता है। फिंगन मिरर लेडी को बोलता है, तुमने देखा कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? मिरर लेडी बोलती है, तुमने सही कहा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक रियल मेंटल ब्लड मिलिट्री सोल्जर है। और हाँ, ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। चलो अब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे। मिलिट्री सोल्जर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हो जाता है। तभी सोल्जर का स्टेटस शो होता है। फिंगन सोल्जर का स्टेटस पढ़ने लगता है। प्रोजेक्टेड पर्सन जुंगकुंग लोंग, एज 35, लेवल इंटरमीडिएट रैंक मार्शल आर्टिस्ट, ड्रॉप्स रैंक 1 मिस्टीरियस शॉर्ट स्लैश, रैंक 2 लिमिट कर्शिंग पंच, रैंक 2 गॉड एनर्जी पाम स्ट्राइक, रैंक 1 बॉडी फॉर्जिंग 36 स्टाइल, रैंक 2 इंच टॉर्क स्टेप, रैंक 2 फ्लोटिंग स्लगटर एनर्जी और ब्लड क्यूआई पिल 2 बॉटल, ऑलॉय सॉर्ट क्योरिंग पिल 2 बॉटल, मिलिट्री सूट 1 सेट और कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिंगन बोलता है, मैं अभी इसी वक्त ही चैलेंज करना चाहता हूँ। चैलेंज स्टार्ट होता है। फिंगन सोल्जर पर अपने पैर से अटैक करता है, लेकिन सोल्जर फिंगन का पैर अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और सोल्जर फिंगन को अपने फुल पावर से दूर फेंक देता है, लेकिन फिंगन गिरने से पहले अपने आप को बैलेंस कर लेता है। फिंगन बोलता है, क्या ये सच में इंटरमीडिएट रिजर्व रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है? लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? तभी रैंक 2 टॉर्क स्टेप से सोल्जर फिंगन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और वो फिंगन पर रैंक 2 अल्टीमेट क्रशिंग पंच से अटैक कर देता है। फिंगन बहुत मुश्किल से अटैक को डॉच कर रहा होता है। मिरर लेडी फिंगन को बोलती है, तुम ये सोच रहे हो कि सोल्जर जिसने बहुत सारी फाइट की है, क्या वो वीक हो जाएगा आइटम ड्रॉप करने के बाद? तभी सोल्जर फिंगन को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच उसके फेस पर मारता है, जिससे फिंगन का एक दांत टूट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। मिरर लेडी फिंगन को बोलती है, क्या मैं सोल्जर की पावर कम करके नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड जितनी पावर कर दूं? ये एक ही रास्ता है जिससे तुम सोल्जर को इजीली डिफीट कर पाओगे। सीन ओरिजिनल वर्ल्ड की तरफ का दिखाया जाता है। सोल्जर एग्जाम की डिटेल एक्सप्लेन कर रहा होता है और वो बोलता है, हमने 100 मॉन्स्टर को लाए हैं एग्जाम के लिए। सभी स्टूडेंट अपनी एक टीम बना लें और तुम्हें सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा, ये तुम्हारे लिए इनफ होगा। हम तुम्हें तुम्हारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही तुम्हें ग्रेड देंगे। प्रिंसिपल बोलता है, एग्जाम में जो टॉप 100 में आएगा उसे डायरेक्टली हाई रैंक क्लास में डाल दिया जाएगा और जो टॉप 3 में आएगा उसे ब्लड क्यूआई पिल मिलेंगी। स्टूडेंट बोलते हैं, एक ब्लड क्यूआई पिल की कॉस्ट $3000 है। ये देखकर मिलिट्री सोल्जर मन में मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो एक लड़के की तरफ देखता है और वो मन में बोलता है, ये लड़की को क्या हुआ है? क्या ये एग्जाम की डिटेल सुनकर इतना ज़्यादा डर गया है? तभी मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया
जाता है। तभी फिंगन अपने लिए एक शॉर्ट प्रोजेक्ट करता है और वो बोलता है नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड पे फाइट करना ये मेरे लिए ईजी होगा और ये बहुत ज़्यादा ही स्मार्टियस्ट वे है। तभी फिंगन सोल्जर पर अपनी शॉट से स्लैश कर देता है, लेकिन सोल्जर को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ये अटैक डॉज करने के लिए। तभी सोल्जर फिंगन पर अपनी शॉट से अटैक कर देता है, लेकिन फिंगन अपनी शॉट से उसकी शॉट का अटैक रोक लेता है। तभी सोल्जर अपनी दूसरे हाथ से गॉड एनर्जी पाम स्ट्राइक करता है। सीन कट होता है, ओरिजिनल वर्ल्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है। एक स्टूडेंट बोलता है क्लासमेट बस तुम मुझ पर बिलीव करो, मुझसे टीम अप करो, मैं तुम्हारे पास होने की गारंटी लेता हूँ। तभी सब उसे टीम अप करने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट बोलता है फिंगन बहुत ज़्यादा ही वीक है, इसलिए उससे कोई भी टीम अप नहीं करेगा, वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी पीले बाल वाले लड़का बोलता है फिंगन तुम अभी भी डर रहे हो। मिरर स्पेस का सीन दिखाया जाता है। फिंगन सोल्जर को डिफीट कर देता है। तभी सोल्जर में से एक ड्रॉप गिरता है। मिरर लेडी बोलती है तुमने सोल्जर को पहली बार डिफीट किया है। ड्रॉप कॉम्बैट एक्सपीरियंस, क्या तुम इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो? फिंगन बोलता है एक्सट्रैक्ट। तभी वो ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाता है। पीले बालों वाला लड़का बोलता है कावर्ड तुम अभी तक नहीं उठे। तभी फिंगन अपनी आंखें खोलता है। फिंगन के अंदर से पीले कलर का ऑरा निकल रहा होता है। तभी वो लड़का फिंगन की आंखों में देखता है। फिंगन की आंखें बहुत ज़्यादा ही मर्सीलेस दिख रही होती है। वह लड़का ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो लड़का बोलता है मॉन्स्टर। एपिसोड नंबर 6 के स्टार्टिंग में एकेडमी के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। एकेडमी में बहुत सारे ट्रक अंदर आ रहे होते हैं। तभी वो ट्रक एकेडमी के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी ट्रक की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट जमा हो रहे होते हैं। फिंगन ट्रक के बाजू से गुजर रहा होता है। तभी ट्रक में से बीस की आवाज़ आ रही होती है। फिंगन ट्रक की तरफ देखता है और वो मन में बोलता है ट्रक के अंदर शैडो कैट रैंक 1 फेरोशियस बीस्ट मॉन्स्टर होगा और शैडो कैट की वीक पॉइंट उसकी नेक है। और फिंगन मन में बोलता है मैं मॉन्स्टर की आवाज़ सुनकर ये जज कर पा रहा हूँ कि ट्रक के अंदर कौन सा मॉन्स्टर होगा। क्या ये कॉम्बैट एक्सपीरियंस के बेनिफिट है? फिंगन बोलता है मॉन्स्टर की नॉइस से मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा है। और फिंगन मन में बोलता है कुछ साल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं पूरी रात नहीं सोया, इसलिए मेरे आंखों के नीचे बहुत गहरे डार्क सर्कल बन गए हैं। फिर अंडरग्राउंड बैटल बेस्ड एरिया के एंट्रेंस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट बैटल बेस्ड एरिया में एंटर हो रहे होते हैं। फिंगन मन में बोलता है ये सभी स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। और फिंगन मन में बोलता है उन सभी स्टूडेंट के पास अच्छी बॉडी है और उनके पास अच्छी मार्शल आर्ट स्किल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मॉन्स्टर को डिफीट कर पाएंगे। फिंगन स्टूडेंट की तरफ देखता है और फिंगन मन में बोलता है सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे हैं। सीन कट होता है। फिर रूम की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहे होते हैं। मिलिट्री सोल्जर प्रिंसिपल को बोलता है ये जनरेशन के सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही वीक है और उनके पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। प्रिंसिपल सोल्जर को कॉफ़ी देते हुए बोलता है ये सभी स्टूडेंट को स्कूल में एंटर हुए 1 महीना ही हुआ है और वो सभी स्टूडेंट को फिरोशियस मॉन्स्टर से फाइट करना है। डरना ये बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है। मिलिट्री सोल्जर बोलता है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये सभी स्टूडेंट को ग्रो अप होने तक वेट करने का। तभी सोल्जर फिंगन की तरफ देखता है। फिंगन इधर उधर देख रहा होता है और उसकी आंखों के नीचे बहुत गहरे डार्क सर्कल बने हुए होते हैं। सोल्जर प्रिंसिपल को बोलता है खुद को प्रिपेयर कर लो। सीन कट होता है। सीन बैटल बेस्ड एरिया की तरफ का दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट अंदर जा रहे होते हैं और प्रिंसिपल और सोल्जर स्टूडेंट को अंदर जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देना नहीं चाहता है वो स्टूडेंट यहाँ से जा सकता है, हम वो स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाइड कंसीडर करेंगे। तभी सभी स्टूडेंट एक हॉल में एंटर होते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे रूम होते हैं और रूम के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं। फिंगन मन में बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था कि स्कूल के अंडरग्राउंड में एक ऐसी भी प्लेस होगी। फिंगन चलते हुए अपनी चिट्ठी में देखता है। फिंगन को रूम नंबर 24 मिला होता है। फिंगन रूम नंबर 24 के सामने पहुंच जाता है। तभी फिंगन रूम नंबर 24 का दरवाज़ा खोलते हुए रूम में एंटर होता है। फिंगन देखता है कि रूम के अंदर एक केज बना हुआ है। तभी एग्जामिनर फिंगन को कंट्रोल रूम में से बोलता है तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो? और एग्जामिनर बोलता है एग्जाम का मोटिव सिर्फ मेंटली वीक स्टूडेंट को एलिमिनेट करना है, ये नॉर्मल है कि तुम पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। फिंगन हंसते हुए एग्जामिनर को बोलता है मैं बहुत ज़्यादा ही वीक हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी स्टूडेंट टीम अप करना नहीं चाहता है। एग्जामिनर बोलता है तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो और तुम यहाँ से कोई भी सूटेबल प्रोटेक्शन गियर और वेपन ले सकते हो। फिंगन एक प्रोटेक्शन गियर पहनने लगता है। फिंगन बोलता है ये लाइट आर्मर मुझे परफेक्टली फिट आया है। और फिंगन मन में बोलता है मुझे ऐसा सिर्फ एक्ट करना होगा कि मैंने एक्सीडेंटली मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पर हिट करके मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है, जिससे मैं एग्जाम इजीली पास हो जाऊँगा। एग्जामिनर बोलता है फाइट यहाँ पर स्टार्ट होती है। फिंगन अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। फिंगन मन में बोलता है मैंने ये टाइप की शॉट बहुत बार यूज़ की है, इसलिए ये मेरे लिए अच्छी बात है। फिंगन देखता है कि केज ओपन हो रहा होता है। फिंगन मन में बोलता है मॉन्स्टर की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये स्टील वाइल्ड बोर मॉन्स्टर है। और फिंगन बोलता है स्टील वाइल्ड बोर रैंक 1 फेरोशियस बीस्ट मॉन्स्टर है और उसके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस, स्ट्रॉन्ग पावर और उसका वीक पॉइंट उसकी गर्दन है। तभी एग्जामिनर फिंगन को बोलता है ये स्टील वाइल्ड बोर है, हमने जितने भी यहाँ मॉन्स्टर लाए हैं ये उनमें से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ऑलमोस्ट रैंक 2 स्टेज पर है, अभी भी देर नहीं हुई है, गिव अप कर दो। फिंगन मन में बोलता है चलो अब मुझे एक्ट स्टार्ट करना होगा। फिंगन एग्जामिनर को बोलता है अगर से मैं जीत नहीं पाऊंगा तो मैं हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर दूंगा। तभी मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी मॉन्स्टर के पीछे से स्नेक की पूंछ निकल रही होती है। फिंगन मन में बोलता है ये तो म्यूटेंट मॉन्स्टर है। फिंगन बोलता है एग्जामिनर मॉन्स्टर तो रैंक 2 फेरोशियस बीस्ट स्नेक टेल स्टील वाइल्ड बोर में म्यूटेंट हो गया है।
एग्जामिनर घबराते हुए फिंगन को बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर जल्दी से ही सिक्योरिटी बचाने आती ही होंगी। फिंगन मन में बोलता है, एग्जामिनर तो मुझसे ज़्यादा घबरा रहा है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिंगन बोलता है, एग्जामिनर, अगर से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो वो उनके अंदर से बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्ट्रेंथ निकलती है। एग्जामिनर डरते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। फिंगर रूम के बाहर निकलता है और वो मन में बोलता है, क्या एग्जामिनर मेरा एक्सक्यूज सुनकर सेटिस्फाई है? नेवर माइंड, अब मैं इसे अपनी किस्मत पर ही छोड़ सकता हूँ। एग्जामिनर के रूम की तरफ का सीन दिखाया जाता है। एग्जामिनर बोल रहा होता है, उस स्टूडेंट ने अकेले ही रैंक 2 म्यूटेंट मॉन्स्टर को डिफीट किया है, मैं उसे क्या ग्रेड दूँ? तभी एग्जामिनर को याद आता है कि उस स्टूडेंट ने अपना प्रोटेक्शन गियर और वेपन अपने साथ ही लेकर गया है। एग्जामिनर फिंगन के पास जाता है। एग्जामिनर बोलता है, तुम्हें प्रोटेक्शन गियर और वेपन वापस करना होगा। फिंगन बोलता है, सॉरी एग्जामिनर, मेरे ध्यान से ही निकल गया था। पीले बालों वाला स्टूडेंट फिंगन की तरफ देखकर मन में बोलता है, क्या फिंगन फाइट के बीच में से रूम के अंदर से बाहर भाग कर आया है? फिर वो बोलता है, नेवर माइंड, जल्दी से ही मेरी स्क्वाड की टर्न है। और वो मन में बोलता है, वैसे भी मुझे मेरे लिए फिरोशर बीस्ट से डर नहीं लगता है। फिर पीले बाल वाले स्टूडेंट के स्क्वाड की टर्न आती है और उसके स्क्वाड रूम के अंदर एंटर होने लगती है। फिर फिंगन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन हंसते हुए हॉल के बाहर निकल रहा होता है और वो मन में बोलता है, पहले मुझे रेस्ट करने के लिए कॉर्नर फाइंड करना होगा। फिंगन एक स्कूल की चेयर के ऊपर लेट जाता है। फिर फिंगन चेयर के ऊपर आराम करने लगता है। तभी वो मिरर स्पेस के अंदर एंटर होता है। फिंगन मिरर लेडी को बोलता है, आफ्टरनून में रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। रिजल्ट अनाउंस होने के पहले मैं कुछ बार जुंगकुंग लोंग और ब्लैक गोल्डन ईगल को चैलेंज करना चाहता हूँ। मिरर लेडी बोलती है, तुम रैंक 2 म्यूटेंट बीस्ट को डिफीट करने के बाद बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो। सीन कट होता है। आफ्टरनून के बीस्ट बैटल एरिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इंजर्ड हुए होते हैं और डॉक्टर स्टूडेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। पीले बालों वाला स्टूडेंट बोलता है, रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम हो गया है। रिजल्ट का नोटिस बोर्ड पर लग जाता है। सभी स्टूडेंट अपना अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। तीनों सेक्शन के टॉपर अपना अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। तभी वो तीनों फर्स्ट प्लेस का स्टूडेंट का नाम देखते हैं। वो देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। सीन कट होता है। मिलिट्री सोल्जर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सोल्जर लिस्ट देखता है कि फर्स्ट प्लेस पे फिंगन का नाम होता है। उसके नाम के आगे ये लिखा होता है कि उसने एसएस क्लास के मॉन्स्टर को डिफीट किया है। मिलिट्री सोल्जर बोलता है, फिंगन ने रैंक 2 मॉन्स्टर को डिफीट किया है और वो एक ऑर्फन है और उसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। मिलिट्री सोल्जर बोलता है, फिंगन के पास कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है, मुझे उसे अपने साथ मिलिट्री ले जाना होगा। तभी मिलिट्री सोल्जर के पीछे से प्रिंसिपल की आवाज़ आती है, तुम फिंगन को कहीं नहीं ले जा सकते क्योंकि वो हमारा क्यूट स्टूडेंट है। एपिसोड स्टार्ट होता है। फिंगन कॉलेज की तरफ दौड़ते हुए जा रहा होता है। फिंगन दौड़ते हुए मन में सोचता है कि अभी तक रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा। फिंगन वहां पहुंच जाता है जहां रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि इस लड़के ने चीटिंग की है। पीले बालों वाला लड़का बोलता है, हमें प्रिंसिपल से इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगना होगा। फिंगन बोलता है, क्या किसी ने चीटिंग करी है? तभी फिंगन की ध्यान रिजल्ट की तरफ जाती है। फिंगन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसकी रैंक 1 आई है। सीन कट होता है। प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। 3 स्टूडेंट ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं। तभी वो स्टूडेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्टूडेंट की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ? पीले बालों वाला लड़का बोलता है, प्रिंसिपल, एग्जाम की हाईएस्ट रैंक एस रैंक थी लेकिन फिंगन को एसएस रैंक मिली है। तभी वो लड़की बोलती है, जरूर उसने अपने बैकग्राउंड का यूज किया होगा। तभी एक लड़का बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही नाइंसाफी है। तभी उन्हें क्लास टीचर चिल्लाते हुए बोलता है, नॉनसेंस, अब तुम डिसाइड करोगे कि रिजल्ट सही है कि गलत। तभी प्रिंसिपल टीचर की बात काटते हुए बोलता है, ये रीजनेबल है अगर से वो ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन मुझे इससे पहले इन्हें कुछ दिखाना है। तभी प्रिंसिपल टेबल पर टैप करता है। तभी वहाँ पे एक मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। तभी वहाँ पे एक होलोग्राम बनता है जिसमें फिरोशियस बीस्ट और फिंगन फाइट कर रहे होते हैं। तीनों स्टूडेंट ये देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। पीले बालों वाला लड़का बोलता है, क्या ये फिरोशियस बीस्ट है? उनमें से एक लड़की बोलती है, क्या ये सच में रैंक 1 फिरोशियस बीस्ट मॉन्स्टर ही है? प्रिंसिपल बोलता है, ये फिरोशियस बीस्ट एग्जाम के टाइम पे रैंक 2 में इवॉल्व हो गया था, लेकिन फिंगन ने 5 मिनट के अंदर ही उस फिरोशियस बीस्ट को मार डाला। तभी वो तीनों स्टूडेंट जल्दी से सर झुकाकर बोलते हैं, सॉरी प्रिंसिपल, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तभी सीन कट होता है। आउटर सिटी ब्लैक मार्केट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन चलते हुए मन में सोच रहा होता है, मैंने इंटेंशनली क्लास स्किप नहीं की है, मैं तो यहाँ पर बस कुछ चीजें सेल कर कुछ पैसे कमाने आया हूँ। और फिंगन मन में सोच रहा होता है कि सब लोग मुझे स्कूल में बहुत ज्यादा ही अजीब निगाह से देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा अपनी पावर को हाइड नहीं रख पाऊंगा। फिंगन स्टोर के सामने पहुंच जाता है। तभी वो स्टोर के अंदर एंटर होता है। तभी वहां पर स्टोर ओनर आती है और वो फिंगन का वेलकम करने लगती है और वो बोलती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? फिंगन अपनी आवाज चेंज कर बोलता है, मैंने सुना है कि ये ब्लैक मार्केट का बहुत बड़ा स्टोर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ फिरोशियस बीस्ट मटेरियल सेल करूँ। तभी फिंगन अपने बैग से कुछ फिरोशियस बीस्ट मॉन्स्टर के फेदर निकालता है। स्टोर ओनर बोलती है, ये तो रैंक 3 फिरोशियस बीस्ट ब्लैक गोल्डन ईगल के फेदर है। और स्टोर ओनर बोलती है, अगर से अपन कंपेयर करते हैं नॉर्मल गोल्डन एट्रीब्यूट फेदर से, ये तो बहुत ज्यादा बेटर और मोस्ट सुटेबल है एक एरो बनाने के लिए, ये तो बहुत अच्छा मटेरियल है। फिर स्टोर ओनर बोलती है, मैं तुम्हें एक फेदर के $10,000 दूंगी और यहाँ पर 40 फेदर है और यहाँ पे सभी फेदर की कंडीशन बहुत ज्यादा ही अच्छी है और इन सब का टोटल $400,000 होगा। अब बताओ, तुम इसे सेल करना चाहते हो? फिंगन बोलता है, हाँ मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। तभी स्टोर ओनर फिंगन का आइडेंटिटी कार्ड मांगती है। फिंगन स्टोर ओनर को अपना आइडेंटिटी कार्ड देता है। तभी वो ओनर फिंगन का आइडेंटिटी कार्ड मैजिकल सर्कल पर रखती है। फिर वो स्टोर ओनर फिंगन को उसका आइडेंटिटी कार्ड रिटर्न करती है और वो बोलती है, थैंक यू सर। फिंगन अपना आइडेंटिटी कार्ड मैजिकल सर्कल पर रखता है। तभी वहाँ पर एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है। स्टेटस विंडो में उसके बारे में लिखा हुआ होता है। फिर फिंगन अपना बैलेंस चेक करता है जिसके अंदर उसको
उसको $400,000 दिखते हैं। फिंगिंग ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, जिससे उसकी आंखें चमकने लगती है। फिर फिंगिंग स्टोर के बाहर निकलते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे कोई दूसरा नाम यूज करना होगा $200,000 ऑर्फेनेज में डोनेट करने के लिए, जिससे उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चले। सीन कट होता है, कॉलेज की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगिंग स्कूल आ रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है, मुझे प्रिंसिपल को कल के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। तभी अचानक से फिंगिंग का टीचर फिंगिंग के कंधे पर हाथ रखता है। फिंगिंग देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी फिंगिंग अपने टीचर के सामने बीमार होने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, टीचर कल मैं एग्जाम की वजह से बहुत ज्यादा ही शॉक्ड में चले गया था, जिससे मेरी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ही वीक हो गई है। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा ही बीमार हो गया हूँ। प्लीज मुझे आधे साल की छुट्टी लेने के लिए अलाउ करो। तभी फिंगिंग का टीचर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? क्या मैं इस पर बिलीव भी करूंगा? फिंगिंग का टीचर फिंगिंग का हाथ पकड़कर ऑफिस के सामने लाता है। फिंगिंग का क्लास टीचर ऑफिस का दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी अंदर से आवाज आती है, प्लीज एंटर। ऑफिस के अंदर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल फिंगिंग को बोलता है, फिंगिंग तुम कल्टीवेशन के कौन से स्टेज पर हो? फिंगिंग प्रिंसिपल को बोलता है, इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्ट। फिंगिंग ये बोलकर मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन अब हाइड नहीं कर सकता, मुझे अब सच सच बताना होगा। फिंगिंग क्लास टीचर ये सुनकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होकर बोलता है, इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्ट, ये तुमने कब किया? प्रिंसिपल फिंगिंग को बोलता है, हम सभी टैलेंटेड स्टूडेंट को बहुत ज्यादा ही संभाल कर रखते हैं, हम कोई भी स्टूडेंट की प्राइवेट लाइफ जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम चाय पियो। फिंगिंग डरते हुए मन में सोच रहा होता है, क्या चाय के अंदर पॉइजन तो नहीं है? और प्रिंसिपल बोलता है, स्कूल बहुत ज्यादा ही सिंपल है, लेकिन सोसाइटी इससे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगर तुम जब भी स्कूल के बाहर रहते हो तो तुम्हें अपनी पावर हाइड करके रखनी होगी, क्योंकि हम स्कूल के बाहर तुम्हें फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर फिंगिंग बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और प्रिंसिपल बोलता है, ये एग्जाम में फर्स्ट प्लेस आने का रिवॉर्ड है, ब्लड क्यूआई पिल। तुम्हें 1 वीक का हॉलीडे दिया जाता है और हॉलीडे से आने के बाद तुम्हें हायर रैंक क्लास में रिपोर्ट करना होगा। सीन कट होता है और 1 हफ्ते बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगिंग अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा ही इंप्रूव कर लिया होता है। तभी फिंगिंग अपना गोल्डन कलर का ऑरा एक्टिवेट करता है और फिर वो एक पंच करता है, जिससे वहाँ पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और फिंगिंग मन में सोच रहा होता है, मैं इन 3 महीने में सिस्टम के अंदर जाकर बहुत सारे फिलोसफर बीस्ट से फाइट की, जिससे मैं फाइनली एडवांस रिजर्व मार्शल आर्ट स्टेज पर पहुंच गया हूँ। और फिंगिंग मन में सोच रहा होता है, हेवन एंड अर्थ गॉड एट्रीब्यूट यान एनर्जी, ये मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा ही पावरफुल बना रही है। और ये भी कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट मार्शल आर्ट फाइनली अपने एडवांटेज शो कर रहा है। और फिंगिंग मन में बोलता है, एट्रीब्यूट मार्शल आर्ट यान एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि बॉडी एट्रीब्यूट बॉडी को फोर्ज करने में मदद करते हैं। जो ब्लड क्यूआई पील है वो फिरोशियस बीस्ट के फ्लैश से ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन सिंगल एट्रीब्यूट यान एनर्जी बहुत ज्यादा ही कम है, उसमें मुझे बहुत सारे ही एट्रीब्यूट टैलेंट को फ्यूज करना होगा। अगर से मैं पूरे 10 एट्रीब्यूट गैदर कर लेता हूँ तो मैं इस वर्ल्ड में एक ऐसा पर्सन बन जाऊंगा जो सारे एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर सकता है। सीन कट होता है, स्टार शाइन बेस आउटर वॉल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगिंग मन में सोच रहा होता है, इन 3 महीने में मुझे बहुत सारे ही मार्शल आर्ट टेक्निक मिले और मेरे बहुत सारे ही स्किल का लेवल अप हो चुका है और उन सबकी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ चुकी है। अब टाइम आ गया है कि बेस के आउटसाइड जाकर बीस्ट को हंट करने का। अगर से मेरी किस्मत अच्छी रहेगी तो मैं एक स्ट्रॉन्ग फिरोशियस बीस्ट मॉन्स्टर से मिल पाऊंगा, जिसे मैं प्रोजेक्शन का यूज कर कुछ आइटम ग्राइंड कर पाऊंगा। तभी फिंगिंग गेट के बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ के 2 गार्ड फिंगिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कौन से फैमिली से है। देखने से ऐसा लगता है कि वो 14-15 साल का है और वो ये मॉन्स्टर को हंट करने जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट यंग मास्टर है, ये तो बहुत ज्यादा ही पिटफुल है, हमें कुछ लोगों को सेंड करना होगा इसकी डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए। सीन कट होता है, सीन डार्क स्नो फॉरेस्ट की तरफ का दिखाया जाता है। डार्क स्नो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा ही फिरोशियस बीस्ट से भरी हुई है और ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस प्लेस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ही कल्टीवेशन रिसोर्सेस है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे हंटर आते हैं। फिंगिंग फिरोशियस बीस्ट से फाइट करते हुए मन में सोच रहा होता है, ये रैंक 1 फिरोशियस बीस्ट ब्लू स्नेक है और ये बहुत ज्यादा ही पॉइजनस होते हैं। नॉर्मल कल्टीवेटर और मार्शल आर्टिस्ट इजीली मर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रोजेक्ट करने के लायक के नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही ट्रैश है। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में फिंगिंग कहीं दौड़ते हुए जा रहा होता है। तभी फिंगिंग वहाँ पे देखता है कि वहाँ पर एक बीस्ट मरा पड़ा हुआ है। तभी फिंगिंग उस मरे हुए बीस्ट के ऊपर जाता है। तभी फिंगिंग वो मरे हुए बीस्ट का एक गोश्त का टुकड़ा निकाल लेता है और वो अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। फिर फिंगिंग वहाँ से चले जाता है। तभी फिंगिंग जा रहा होता है, तभी उसे कुछ डेंजर सेंस होता है। तभी फिंगिंग देखता है कि उसके ऊपर किसी ने एरो शूट किया है। तभी फिंगिंग उस एरो को डॉज करता है। फिंगिंग मन में सोच रहा होता है, अटैक करने के डायरेक्शन से ऐसा लगता है कि वो मेरे लैंड के हिस्से पर अटैक कर रहा है, ऐसा लगता है कि मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। तभी फिंगिंग अपनी पावर रिलीज करने लगता है, जिससे वहाँ पर एक गोल्डन बेल अपीयर हो जाती है और वो अटैक गोल्डन बेल पर आके लगता है। तभी वो किलर बोलता है, अरे तुमने तो इसे अपने गोल्डन बेल से डॉज कर लिया। तभी फिंगिंग किलर को बोलता है कि तुम किस डायरेक्शन में देख रहे हो। ये सुनकर किलर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। तभी फिंगिंग अपनी स्किल यूज करता है, जिससे वो किलर के पीछे आ जाता है और वो किलर के पीछे आकर उस पर एक स्लैश कर देता है, जिससे किलर तुरंत ही मर जाता है। और फिंगिंग मन में बोलता है, डार्क स्नो फॉरेस्ट में बहुत सारे बैंडेड है, मुझे आगे से सावधान रहना पड़ेगा कि कोई भी बैंडेड मुझ पर स्नीक अटैक नहीं कर पाए। तभी फिंगिंग उस किलर को चेक करने लगता है कि उसके पास कोई अच्छा सा ट्रेजर होगा। फिर फिंगिंग उस किलर का जिप चेक करके बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही पुअर और ट्रैश है, इसके पास तो सिर्फ 3 बॉटल क्यूआई ब्लड पील है और उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स है वो बहुत ज्यादा ही क्रीपी इक्विपमेंट है और इसके पास कोई भी अच्छे इक्विपमेंट और कोई भी काम का सामान नहीं है। फिर फिंगिंग वहां से चले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिंगिंग को 2 लोग पेड़ के पीछे छुप कर
देख रहे होते हैं। तभी वो दोनों पेड़ के पीछे से बाहर निकलते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों भी बैंडेड है और वो उस बैंडेड के डेड बॉडी के पास आकर बोलते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि बस वो 14-15 साल का एक लड़का है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा ही अच्छी फिजिक्स है और उसके पास बहुत सारा ही बैटल एक्सपीरियंस है। तभी एक बैंडेड बोलता है, मैं तो इस बंदे को जानता हूँ, इसका नाम लिंगुंग है, ये स्पेशली एरो शूटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है और उसने बहुत सारे हंटर को मारा है, लेकिन ये उस लड़के के एक ही अटैक में मर गया। और उस लड़के ने इतनी कम उम्र में इतनी सारी टेक्निक को मास्टर कर चुका है, ऐसा लगता है उसने कोई शॉर्टकट का यूज किया है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उस लड़के को गलती से भी प्रोवोक ना करें, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा ही क्रेजी है। सीन कट होता है, आउटर वॉल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी वो दो गार्ड देखते हैं, वो गार्ड ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो वही लड़का है जो यहाँ से कुछ दिन पहले गया था, ये तो उस खतरनाक फॉरेस्ट से जिंदा बाहर आ गया और उसने बहुत सारे मॉन्स्टर के मटेरियल कलेक्ट करके लेके आए हैं। तभी फियांग गेट के अंदर जा रहा होता है और वो गेट के अंदर एंटर हो जाता है। स्टार शाइन बेस आउटर सिटी ब्लैक मार्केट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगर मन में बोलता है, मैंने पूरा आधा दिन डार्क स्नो फॉरेस्ट में बीस्ट को हंट किया, लेकिन मेरा बैग बहुत ज्यादा ही छोटा है, इसलिए मैंने सभी एटम को अपने बैग में भरकर नहीं ला पाया। मैंने बस ब्लड फ्लैश बस यही सामान ला पाया और मैंने कुछ भी सामान ला नहीं पाया क्योंकि मेरा बैग बहुत ज्यादा ही छोटा है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। सीन कट होता है, ब्लैक मार्केट के स्टोर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। स्टोर ओनर बोलती है थैंक यू और दोबारा आना। फिंगर मन में बोलता है, मैंने सिर्फ 300,000 का ही सामान बेच पाया। और फिंगर मन में बोलता है, मुझे ज्यादा लालची बनने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये आधे दिन के अंदर $300,000 कमाए और ये इनफ है। सीन फिंगर के घर की तरफ का दिखाया जाता है। फिंगर बोलता है, मैं घर आ गया और फिंगर मन में सोच रहा होता है, मैं अभी तक एक भी एट्रीब्यूट टैलेंट वाले बीस्ट से नहीं मिला। नेवर माइंड, मुझे स्लोली और सर्च करना होगा, शायद मैं एक दिनों से ढूंढ लूं। और फिंगर मन में सोचता है, यहाँ तो बहुत ज्यादा ही अच्छी मीट पकने की स्मेल आ रही है। तभी वहाँ दौड़ते हुए सिस्टर लेन आती है और बोलती है फिंगन, और वो जल्दी से फिंगन का हाथ पकड़ती है और वो उसे डिनर टेबल की तरफ ले जा रही होती है। तभी फिंगन बोलता है, क्या हुआ? तभी सिस्टर ली बोलती है, यहाँ पर $200,000 किसी ने डोनेट किए हैं, इसलिए डायरेक्टर हमें बहुत ज्यादा अच्छा खाना दे रहे हैं। फिर फिंगन डिनर टेबल की तरफ आ जाता है और सब बहुत ज्यादा हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं। फिंगन ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होता है और वो बोलता है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और फिंगन में सोचता है, मुझे जल्दी से एक मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा और इनर सिटी स्टार्शन एकेडमी में एडमिशन लेना होगा और जल्दी से एक घर बाय करना होगा इनर सिटी में, कि यहाँ पे सब लोग सेफ रह सके। सीन कट होता है, स्कूल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन में सोच रहा होता है, आज मुझे हाई रैंक क्लास में रिपोर्ट करना है, अब मुझे स्कूल में अपनी पावर हाइड करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लासरूम की तरफ का सीन दिखाया जाता है। क्लास टीचर बोलता है, यहाँ पर बस एक ही रूल है, अगर से तुम एज 30 तक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनते हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी फिंगन अपना हाथ खड़े करता है। फिंगन बोलता है, टीचर क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? और सभी स्टूडेंट फिंगन के बारे में बात करने लगते हैं और इस एग्जाम में एसएस रैंक मिली है। तभी क्लास टीचर बोलता है, तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए? क्लास टीचर अपने मन में बोलने लगता है, प्रिंसिपल ने कहा था कि ये स्टूडेंट पे ज्यादा ध्यान देना। फिंगन बोलता है, अराउंड 1 या 2 महीने की। और फिंगन मन में सोचता है, मैं तो इसे आधे साल की छुट्टी मांगने वाला था, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। ये सुनकर क्लास टीचर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है? फिंगन घबराते हुए बोलता है, रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिंगन का क्लास टीचर बोलता है, 1 या 2 महीने की छुट्टी है तो बहुत ज्यादा लंबी है। तभी फिंगन अपना हाथ खड़े करता है और बोलता है, टीचर क्यों ना अपन दोनों डुएल करें। ये सुनकर क्लास टीचर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या मुझे डिफीट भी कर पाओगे? मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मिरर लेडी बोलती है, फिंगन तुम तो बहुत ज्यादा इविल हो, तुम जानते हो टीचर का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन तुम्हारे क्लास टीचर का मार्शल आर्ट टेक्निक एंड कॉम्बैट एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा बेटर नहीं है। तुम अपने क्लास टीचर को बहुत ज्यादा ही पर्पसली प्रोवोक कर रहे हो। मैंने सही कहा ना? फिंगन मिरर लेडी को बोलता है, स्कूल में मेरे पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बस मेरे प्रीशियस टाइम को वेस्ट करना होगा। फिंगन और क्लास टीचर आमने सामने खड़े होते हैं और वो अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं। फिंगन का टीचर मन में बोलता है, अगर से वो आज सफर नहीं करेगा तो वो फ्यूचर में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। बस मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे शरीर को हड्डी तोड़ने वाला हूँ। तभी क्लास टीचर बोलता है, लेट्स स्टार्ट। तभी वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी फिंगन बहुत तेजी से अपने टीचर की तरफ जाता है। तभी फिंगन अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है जिससे फिंगन का ऑरा एक शॉर्ट का फॉर्म ले लेता है। तभी वो अपने क्लास टीचर पर एक अटैक करता है। तभी फिंगन क्लास टीचर सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा ही फास्ट है और वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी फिंगन क्लास टीचर अपना पर्पल ओरा एक्टिवेट करता है और वो फिंगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिंगन इतना फास्ट होता है कि वो अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर फिंगन क्लास टीचर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। तभी फिंगन बहुत स्पीड से टीचर के बाजू से निकलता है। टीचर बोलता है, तुमने तो इंच टॉर्क स्टेप को प्रोफिशिएंट स्टेज पर मास्टर कर लिया है। तभी फिंगन का क्लास टीचर फिंगन के ऊपर एक अटैक कर देता है। वो अटैक के कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर बनने लगता है। तभी फिंगन का टीचर बोलता है, क्रैप मैंने तो बहुत ज्यादा ही पावर यूज कर लिया। लेकिन तभी फिंगन अपनी गोल्डन बेल एक्टिवेट कर लेता है जिससे क्लास टीचर का अटैक ब्लॉक हो जाता है। तभी फिंगन एक पंच करता है जो पंच डायरेक्टली क्लास टीचर को जाके लगता है। तभी फिंगन बहुत जोर से अपना पैर जमीन में मारता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा ही वेव जनरेट हो जाती है और वो बहुत स्पीड से अपने टीचर के पास आता है और वो एक पंच मारने ही वाला होता है। तभी दिखाया जाता है फिंगन के पीछे एक ब्लू कलर का एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बन गया होता है। इतना पावरफुल पंच देखकर फिंगन क्लास टीचर बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी फिंगन वो अटैक आधे में ही रोक देता है और फिंगन बोलता है, थैंक यू फॉर टुडे टीचर। यह एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। फिंगन का टीचर बहुत ज्यादा ही डर चुका होता है और उसकी पूरी बॉडी कपकपा रही होती है। फिंगन का टीचर मन में बोलता है, इसने सच में मुझे डिफीट कर दिया बिना किसी ट्रिक का यूज करे। फिंगन बोलता है, टीचर प्लीज आपने मुझसे प्रॉमिस करा था कि अगर से मैं जीत जाता हूँ तो आप मुझे छुट्टी के लिए अलाउ करेंगे। तभी फिंगन का टीचर मन में सोच रहा होता है, क्या 15 साल के लड़के में सच में इतना ज्यादा मोमेंटम, एक्सेलरेशन और उसके पास इतना सारा बैटल एक्सपीरियंस है? क्या ये वाकई में 15 साल का लड़का है?
तभी फिंगन अपने क्लासरूम से जाते हुए बोलता है गुड बाय टीचर। तभी फिंगन का टीचर कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी फिंगन क्लासरूम से लीव कर जाता है। ये देखकर फिंगन का क्लास टीचर बस चुपचाप खड़ा रह जाता है और सभी स्टूडेंट बात करने लगते हैं ये तो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट लड़का है। और कुछ स्टूडेंट बात करने लगते हैं वो कितना ज्यादा हैंडसम और कूल है। फिंगन मन में बोलता है अगर से मैं क्लासरूम में वापस जाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ही डांट पड़ेगी, लेकिन मुझे अब डार्क स्नो फॉरेस्ट की तरफ जाना होगा, जिससे मैं वहाँ पे कुछ रैंक 3 फ्रोशस बिस्ट मॉन्स्टर को हंट कर पाऊंगा और उससे मैं डेफिनेटली और बहुत ज्यादा ही पैसे कमाऊंगा। और फिंगन मन में सोच रहा होता है मुझे बस में ट्रैवल करते करते कुछ मॉन्स्टर के प्रोडक्शन से फाइट करनी होगी, जिससे मैं कुछ आइटम ग्राइंड कर पाऊंगा। मुझे अपना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन सबसे पहले एक सोल्जर से लड़ता है, जिससे फिंगन उसे एक अटैक में ही हरा देता है। फिर फिंगन एक ब्लैक गोल्डन ईगल से लड़ता है और वो उसे कुछ स्लैश में ही हरा देता है। तभी वहाँ पे मिरर लेडी अपीयर होती है। मिरर लेडी बोलती है आज तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो, आज तुम्हें लो रैंक विंड एट्रीब्यूट टैलेंट मिला है। फिंगन बोलता है ग्रेट, ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा हुआ। तभी फिंगन गेट से बाहर निकल रहा होता है। फिंगन मन में बोल रहा होता है जो ग्रीन कलर की लाइट है ऐसा लगता है वो नेचुरल विंड एट्रीब्यूट यान एनर्जी है, और गोल्डन एट्रीब्यूट यान एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ बिना कल्टीवेशन करे, और मुझे बहुत ज्यादा ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है क्योंकि मेरे पास बस 5 से 6 एट्रीब्यूट टैलेंट है। फिंगन हंसते हुए मन में बोल रहा होता है ये इनफ नहीं है, मुझे सारे एट्रीब्यूट टैलेंट चाहिए। तभी मिरर लेडी बोलती है इडियट, मैं तुम्हें फिर से रिमाइंड कराती हूँ इस वर्ल्ड में जिसके पास भी एट्रीब्यूट टैलेंट रहेगा वो नॉर्मल कल्टीवेटर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सीन कट होता है, प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन ने क्लास टीचर बोलता है प्रिंसिपल क्या हुआ? तभी प्रिंसिपल बोलता है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और ये लो चाय पियो। और प्रिंसिपल बोलता है स्कूल की हिस्ट्री में बहुत सारे टीचर अपने स्टूडेंट के हाथ से डिफीट हुए हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये तुम्हारे साथ हुआ। तभी फिंगन का क्लास टीचर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ही एम्बैरेसिंग है कि अपने ही स्टूडेंट के हाथ से हार जाना। प्रिंसिपल बोलता है फिंगन की स्किन गोल्ड कलर शो कर रही है, इसका ये मतलब है कि फिंगन अपने बॉडी फॉर्जिंग के रैंक 2 पर है, ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है बिगिनर स्टेज के लिए। तभी फिंगन क्लास टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में खड़े होकर बोलता है नो वे, ये बहुत ज्यादा ही इम्पॉसिबल है, जरूर फिंगन ने अपने कुछ सीक्रेट हाइड करके रखे हैं। तभी प्रिंसिपल बोलता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ही जीनियस स्टूडेंट है और ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है, अगर से फिंगन फेमस होता है तो उसके साथ तुम भी फेमस होंगे। और प्रिंसिपल बोलता है तुम्हारे पास तो फिंगन जैसा स्टूडेंट है, तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और उस पर प्राउड भी होना चाहिए। अगर से तुम फिंगन को कुछ सिखा नहीं सकते हैं तो तुम्हें उसे कल्टीवेट अकेले करते रहने देना चाहिए। तभी प्रिंसिपल फिंगन के टीचर को एक बॉक्स देते हैं और प्रिंसिपल बोलते हैं तुम इसे जानते हो कि तुम्हें इसे कहाँ पहुंचाना है। ये देखकर फिंगन क्लास टीचर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, तुम इसे फिंगन को दे देना। तभी फिंगन क्लास टीचर बोलता है डोंट वरी, मैं ये बॉक्स फिंगन के घर पर पहुंचा दूंगा। फिर फिंगन क्लास टीचर वहां से चले जाता है। प्रिंसिपल अपने मन में सोच रहा होता है अभी 50 साल हो गए हैं कि हमारे स्कूल में भी कोई जीनियस है, अब ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी रिग्रेट के मर पाऊंगा। सीन कट होता है, डीप फॉरेस्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन के पीछे बहुत सारे फिरोशियस बीस्ट पड़े हुए होते हैं। तभी फिंगन सेंस करता है कि लिजार्ड उस पर अटैक करने ही वाली है। तभी फिंगन अपनी शॉर्ट के एक स्लैश से उसकी गर्दन काट देता है, वो बीस्ट तुरंत ही मर जाता है। सीन कट होता है, ऑर्फनेज की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन पीछे वाले गेट से ऑर्फनेज में घुस रहा होता है। तभी फिंगन अपने रूम की खिड़की से अपने रूम में एंटर होने लगता है। फिंगन अपना बैग पलंग पे रखता है और वो मन में बोल रहा होता है रेड एंट आर्मी मुझे आधे दिन से दौड़ा रही थी, आज जो मैंने मटेरियल सेल किया है वो बस $20,000 का ही बिका, ये तो मेरा बहुत ज्यादा ही लॉस है। तभी फिंगन अपना रूम का दरवाजा खोलता है। तभी वहाँ अंधेरे में से एक हाथ आता है। तभी वो हाथ फिंगन का कॉलर पकड़ लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो फिंगन का टीचर है। फिंगन का टीचर गुस्से में फिंगन का कॉलर पकड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर ऑर्फनेज की ओनर आती है और वो बहुत जोर से फिंगन के टीचर पर कोनी मारती है, जिससे फिंगन के टीचर को बहुत ज्यादा ही सर पे चोट लगती है। तभी फिंगन का टीचर बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी ऑर्फनेज की ओनर वो फिंगन के टीचर से माफी मांगने लगती है और वो बोलती है मैंने गलत बंदे को हिट कर दिया। तभी फिंगन का टीचर बोलता है फिंगन स्कूल का बहुत ज्यादा ही एक्सीलेंट स्टूडेंट है, इसलिए हमने फोकस से कल्टीवेशन करने के लिए फिंगन को 2 महीने की लीव दी है। और फिंगन का क्लास टीचर बोलता है और ये स्कूल की तरफ से रिवॉर्ड है फिंगन। और फिंगन का टीचर बोलता है आई होप ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करेगा। फिंगन पिल की तरफ देखता है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा ही चमकने लगती है और वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। तभी वो पिल के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा ही प्रीशियस है और इसका नाम यन पिल है और इसकी वर्थ कुछ मिलियन है और ये 3rd ग्रेड की पिल आउटर सिटी में मिलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। ये देखकर ऑर्फनेज ओनर को बहुत ज्यादा ही चक्कर आने लग जाते हैं। फिर फिंगन का टीचर वहां से चले जाता है। फिंगन बोलता है ये पिल सच में प्रिंसिपल ने दी है, मैंने अब से उसका एक फेवर ऑन कर लिया है। ये देखकर मिरर लेडी मुस्कुरा रही होती है। मिरर लेडी बोलती है तुम इसे यान एनर्जी से पूरा फील कर दो। और मिरर लेडी बोलती है तुम्हें कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए, जिसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। फिंगन अपने दरवाजे के सामने एक पोस्टर लगा देता है और पोस्टर में लिखा होता है मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ, प्लीज कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। तभी फिंगन वो पिल को खाता है। जैसे ही वो पिल को निकलता है तभी वहां पर बहुत सारी एनर्जी आने लगती है और वो पूरी एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में ओवरफ्लो कर रही होती है। बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी आने के कारण उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है। तभी मिरर लेडी फिंगन को बोलती है ये पिल की क्वालिटी बहुत ज्यादा ही हाई है, तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड भी हो सकती है, जल्दी से तुम टर्टल स्नेक फॉर्जिंग टेक्निक को यूज करो। तभी फिंगन खड़ा हो जाता है और वो टर्टल स्नेक फॉर्जिंग टेक्निक को यूज करने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर फ्लो हो रही होती है। तभी फिंगन अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब धीरे धीरे उसकी बॉडी स्टेबल हो रही होती है। अब वो एनर्जी फिंगन की बॉडी में पूरी तरह स्टेबल हो जाती है। फिंगन बोलता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया हूँ और जो मेरी बॉडी है वो स्टील की तरह स्ट्रांग हो गई है, स्पीड और डिफेंस वही बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये पिल का इतना ज्यादा इफेक्ट रहेगा। और फिंगन ने बोलता है मुझे और हाई रैंक एट्रीब्यूट टैलेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ खाना होगा। फिंगन बहुत सारा खाना एक साथ खा रहा होता है। उतने में सिस्टर बोलती है तुम जब से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तुम्हारी खाने की खुराक बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, अच्छा होगा कि अपने पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। सीन कट होता है, डार्क स्नो फॉरेस्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है।
फिंगन चलते हुए मन में सोच रहा होता है मुझे और जल्दी से स्ट्रांग होना होगा। एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। एट्रीब्यूट टैलेंट वाले फेरोशियस बीस्ट को ढूंढना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तभी वहाँ पे एक वार्निंग लिखी रहती है, अगर से जो भी इनर डार्क स्नो फॉरेस्ट में जाता है तो वहाँ पर आपको कोई भी रेस्क्यू टीम बचाने नहीं आएंगी और वहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है। तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओफेंग रिवर की तरफ आ रहा होता है। तभी ज़ाओफेंग रिवर के पास आकर वहां से एक पत्थर उठाता है और ज़ाओफेंग उस पत्थर को उठाते हुए मन में बोल रहा होता है, और ज़ाओफेंग मन में सोच रहा होता है इतने डिस्टेंस से अगर से मैं पत्थर फेंकता हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। अगर से मैं रैंक 4 और उससे भी ज्यादा हाई रैंक वाले बीस्ट को ऑफेंड कर देता हूँ तो मैं उस बीस्ट की एक ही स्ट्राइक से मर जाऊंगा। तभी ज़ाओफेंग उस पत्थर को पानी में थ्रो कर देता है। जैसे ही फिंगे उस पत्थर को पानी में फेंकता है उस पानी में एक शैडो दिखाई देती है। धीरे धीरे वो शैडो बड़ी हो रही थी। तभी उस शैडो में से एक बीस्ट की आंख दिखाई देती है। तभी वो फेरोशियस बीस्ट पानी में से बाहर निकलता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। ज़ाओफेंग वो बीस्ट को देखकर शॉक्ड हो गया होता है। तभी ज़ाओफेंग उस फेरोशियस बीस्ट पे अपनी एक शॉर्ट स्लैश कर देता है और वो शॉर्ट स्लैश फेरोशियस बीस्ट को जाकर लगता है। उस स्लैश के कारण बीस्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो फेरोशियस बीस्ट का एक टुकड़ा ज़ाओफेंग के पास आकर गिरता है। ज़ाओफेंग ये देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका होता है कि मेरे एक ही स्लॉट स्लैश के कारण वो बीस्ट के 2 टुकड़े हो गए और वो तुरंत ही मर गया। तभी वहाँ पर मिरर लेडी अपीयर होती है। मिरर लेडी बोलती है, हमने रैंक 3 फेरोशियस बीस्ट ब्लू स्केल फिश को प्रोजेक्ट कर लिया है, अब तुम इसे कभी भी मिरर स्पेस में आकर फाइट कर सकते हो। तभी ज़ाओफेंग के पीछे से एक हंटर आ रहा होता है। तभी वो हंटर ज़ाओफेंग को बोलता है और वो हंटर हंसते हुए बोलता है, आज तो मेरा लक बहुत ज्यादा ही अच्छा है कि मुझे ब्लू स्केल फिश मिल गई। आज का दिन मेरा खाना बहुत ज्यादा ही लग्जरियस होगा। तभी ज़ाओफेंग की ध्यान उस हंटर की तरफ जाती है। ज़ाओफेंग उस हंटर को गौर से देखने लगता है। तभी मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मिरर लेडी फिंगे को बोल रही होती है, हमने इंटरमीडिएट रैंक मार्शल आर्टिस्ट को प्रोजेक्ट कर लिया है। तभी हमें उस हंटर का स्टेटस दिखाया जाता है, एज 30 ईयर ओल्ड, लेवल इंटरमीडिएट रैंक मार्शल आर्टिस्ट, और वो हंटर क्या क्या ड्रॉप कर सकता है उसकी भी डिटेल दिखाई जाती है कि वो रैंक 2 मार्शल आर्ट टेक्निक ब्लो फ्लेम पाम ड्रॉप कर सकता है और रैंक 3 मार्शल आर्ट टेक्निक ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट और बहुत सारी रैंक 3 मार्शल आर्ट टेक्निक्स वो हंटर ड्रॉप कर सकता है। और सिस्टम में वो हंटर क्या क्या आइटम ड्रॉप कर सकता है उसके बारे में बताया जाता है। लो ग्रेड ड्रैगन स्प्रिंग बैटल सॉर्ड, लो ग्रेड क्रिस्टल ब्लू बैटल आर्मर, रैंक 2 पिल यान क्यूआई पिल और रैंक 1 गोल्डन सोर पिल, और ऐसे ही बहुत सारे आइटम यहाँ पर ड्रॉप हो सकते हैं। तभी रियल वर्ल्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो हंटर फिंगिंग को बोल रहा होता है, बच्चे तुम यहाँ ऐसे ही डार्क स्नो फॉरेस्ट में अकेले ही घूम नहीं सकते क्योंकि यहाँ बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं और ये प्लेस बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। और वो हंटर उस फिश को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और वो हंटर ज़ाओफेंग को बोलता है, मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है और मैं इस फिश को तुमसे बिल्कुल भी शेयर करने वाला नहीं हूँ, जल्दी से तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो हंटर वहाँ से चले जाता है। लेकिन ये देखकर फिंगे बहुत ज्यादा ही मन में हंस रहा होता है और फिंगे मन में बोलता है, मिरर ने तुम्हें और तुम्हारे आइटम को प्रोजेक्ट कर लिया है, अब से मैं तुम्हें जितने बारे मिरर स्पेस में डिफीट करूंगा, जितने भी तुम्हारे आइटम है अब वो मेरे हो जाएंगे और तुम्हारी सारी टेक्निक भी मैं सीख लूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मुझे वो फिश शेयर करने की जरूरत भी है? तभी मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगे उस हंटर का स्टेटस देख रहा होता है और फिंगे उस हंटर का स्टेटस देखते हुए बोल रहा होता है, उस हंटर के रैंक इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास बहुत सारे आइटम और मार्शल आर्ट टेक्निक्स है। और फिंगे बोलता है, मुझे बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कुछ समय के लिए डार्क स्नो फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए, क्योंकि मैं इस हंटर को ही बहुत ज्यादा समय तक ग्राइंड करने वाला हूँ। फिर ज़ाओफेंग उस मॉन्स्टर का भी स्टेटस देखने लगता है और वो बोलता है, ये तो एक रैंक 3 बीस्ट है। और ज़ाओफेंग मने बोलता है, पहले मैं घर जाता हूँ फिर मैं इन सभी को ग्राइंड करूंगा। सीन कट होता है और फिनिश की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सीन कट होता है, मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन फेरोशियस बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। फिंगन अपने शॉट के एक ही स्लैश से उस फिश को मार डालता है। फिर फिंगन उस हंटर से भी फाइट कर रहा होता है और फिंगे उस हंटर को भी डिफीट कर देता है। उस हंटर को और उस फेरोशियस बीस्ट को डिफीट करने के बाद फिंगन को रिवॉर्ड मिलता है, वाटर एट्रीब्यूट और काउंट स्टार शॉट टेक्निक मिलती है। फिंगे देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। फिंगन मिरर लेडी को बोलता है, फाइनली मुझे वाटर एट्रीब्यूट और काउंट स्टार टेक्निक मिल गई है। फिर फिंगे उस टेक्निक को लर्न करने लगता है। उस टेक्निक के हर स्टेप फिंगे को याद हो रहे होते हैं और फिंगे उस टेक्निक को पूरी तरह से सीख लेता है। तभी फिंगे वहाँ पर एक शॉट प्रोजेक्ट करता है और फिंगे उसी शॉट की टेक्निक को यूज करने लगता है। जैसे ही फिंगे उस शॉट की टेक्निक को यूज करता है उसके शॉट के अतराफ एक रेड कलर का ऑरा जनरेट हो जाता है और फिंगे वहाँ पर एक शॉट का स्लैश कर देता है। फिंगे बोलता है, ये शॉट टेक्निक तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और ये शॉट टेक्निक पहले वाले शॉट टेक्निक से बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तभी फिंगे मिरर लेडी
को बहुत ज्यादा ही गुस्से में बोलता है, अगर से मैं जानता होता कि हम मिरर स्पेस में कोई भी वेपन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो अपने रियल शॉट से पहले वाले शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस किया ही नहीं होता, तो मेरी पहले वाली शॉट टूटी ही नहीं होती, जिससे मुझे फालतू में 3000 का नुकसान हो गया था। मिरर लेडी फिंगे को अपना अजीब सा चेहरा बनाकर बोलती है, वाओ तुम्हें अभी भी याद है इतना पुराना मैटर। तभी फिंगे अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। फिंगन बोलता है, चलो अब मैं इंटरमीडिएट वाटर के एट्रीब्यूट टैलेंट के इफेक्ट को टेस्ट करता हूँ कि वाटर एट्रीब्यूट से क्या चेंज आता है और इससे मेरी कौन सी एबिलिटी अनलॉक होंगी। तभी फिंगन इंटरमीडिएट वाटर एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करने लगता है। जैसे जैसे फिंगन कल्टीवेट कर रहा होता है वहाँ पर फिंगन के अतराफ बहुत सारे वाटर वेव जनरेट हो रहे होते हैं और वो फिंगन के अतराफ घूम रहे होते हैं। फिंगन मुझे बोल रहा होता है, मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा ही डिफरेंट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वाटर की वाई मेरे बॉडी को बहुत ज्यादा ही जेंटली टच कर रहा है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा ही रिलैक्स फील हो रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है और मेरी जितनी भी इंजरीज है वो सारी हील हो रही है और मुझे बहुत ज्यादा ही फ्रेश फील हो रहा है। फिंगन वहाँ पर खड़े हो जाता है। फिंगन उन्हें बोलता है, तो वाटर एट्रीब्यूट यान एनर्जी का मेन फंक्शन हीलिंग फंक्शन है, जिससे मेरे पुराने जितने भी चोटें थे वो सारी हील हो चुकी है। अब मुझे फ्यूचर में कभी भी इंजरी लगती है तो मुझे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब वाटर एट्रीब्यूट है। जितनी भी इंजरी मुझे लगेंगी वो सारी हील हो जाएंगी। और फिंगन मन में खुश होते हुए बोलता है, अब मेरे पास 3 एट्रीब्यूट है। और फिंगन उन्हें बोलता है, नॉन स्टॉप मेरे तीनों एट्रीब्यूट मुझे अंदर की मेरी यान एनर्जी को फॉर्ज कर रहे हैं। अगर से ये इसी तरह चलता रहा तो, अगर से मैं कुछ भी नहीं करूँ तो तब भी मैं इन 3 महीनों में एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। सीन कट होता है और फिनिश के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन और फिनिश के बाहर निकल रहा होता है। तभी फिंगन की ध्यान सामने की तरफ जाती है। फिंगन देखता है कि ऑर्फनेज के सामने बहुत सारे गुंडे आ रहे होते हैं और वो गुंडे धीरे धीरे ऑर्फनेज की तरफ आ रहे हैं। तभी वो गुंडे ऑर्फनेज के पास आ जाते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है, लिटिल ब्रेड तुम क्या देख रहे हो। तभी फिंगन अपना ऑरा रिलीज करता है। फिंगन का ऑरा देखकर उन गुंडों की बहुत ज्यादा ही फट आती है और उन गुंडों का पूरा शरीर थरथरा रहा होता है। तभी उन गुंडों का लीडर फिंगन की आंखों में देखता है और वो बोलता है, इस लड़के की आंख तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रही है और इसकी आंख देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत सारे इंसानों को मारा है और इसकी आंखें देखकर बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। फिंगन बहुत ज्यादा ही गुस्से में उन गुंडों की तरफ देख रहा होता है और वो गुंडों का लीडर बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी फेरोशियस बीस्ट को देखा है उन सभी से ज्यादा मुझे इस लड़के को देखकर डर लग रहा है। तभी वो सभी गुंडे फिंगन के प्रेशर के कारण जमीन पर गिर जाते हैं। तभी एक गैंगस्टर मन में बोलता है, प्लीज मेरे पास मत आओ। तभी दूसरा गैंगस्टर मन में डरते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम इससे फाइट करना नहीं चाहते। तभी एक और गैंगस्टर मन में बोलता है, ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर मर जाएंगे, प्लीज कोई तो है, प्लीज हमें बचा लो। तभी फिंगन गैंगस्टर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और फिंगन गैंगस्टर को बोलता है, तुम लोग तो बहुत ज्यादा ही वीक हो, फिर भी तुम गैंगस्टर बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तभी फिंगन उनमें से गैंगस्टर के पास जाता है और वो उस गैंगस्टर की शर्ट की बटन स्पीड से निकाल लेता है और फिंगन बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जल्दी से तुम लोग मुझे आंसर दो। और फिंगन अपनी 2 उंगली से उस बटन को तोड़ते हुए बोलता है, अदरवाइज तुमने आंसर नहीं दिया तो। ये देखकर वो सभी गैंगस्टर बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और वो सभी गैंगस्टर फिंगन के सामने अपना सर झुका लेते हैं। तभी फिंगन गुस्से में उन गैंगस्टर की तरफ देखकर बोलता है, मुझे बताओ तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम्हारा मोटिव क्या है यहाँ पर आने का। तभी वो गैंगस्टर फिंगन को डरते हुए बोलता है, हम लोग ब्लैक एक्स के ग्रुप के मेंबर हैं, हम यहाँ पर फिंगन जू नाम के लड़के को ढूंढने यहाँ पर आए थे, हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मिल जाओगे, प्लीज हमें माफ कर दो हमारे पहले के एक्शन के लिए। फिंगन उस गैंगस्टर को बोलता है, तुम लोग उस लड़के को काय को ढूंढ रहे हो। तभी वो गैंगस्टर बोलता है, जो लीनियन ग्रुप है, हमने उस ग्रुप को डिमोलिश कर दिया था। जब हम वो ग्रुप डिमोलिश किए थे उनमें से वो अकेले लड़का बच गया था और वो वहाँ से भाग गया और उसे हमारे बॉस ने सस्पेक्ट किया कि उस लड़के ने जितने भी लीनियन ग्रुप के एसिड है वो सबको लेकर वहाँ से भाग गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसे पकड़ने आए थे। तभी फिंगन उस गैंगस्टर पर अपनी हाथ से उसके गर्दन पर मारता है जिससे वो गैंगस्टर जमीन पर गिर जाता है। फिंगन उस गैंगस्टर के सर पे पैर रखकर बोलता है, आई डोंट केयर कि तुम्हारा मैटर क्या है, अगर से तुम मेरे घर को बीच में लाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी ये सुनकर वो गैंगस्टर बहुत ज्यादा ही जोर जोर से हंसने लगता है और वो गैंगस्टर फिंगन को बोलता है, अगर से तुम हमारे बॉस के पास जाते हो और उनके पैर पकड़कर माफी की भीख मांगते हो तो मैं उनसे बात करूंगा कि वो तुम लोग को जाने दे। ये सुनकर फिंगन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। तभी फिंगन अपने पैर पर जोर लगाता है जिससे उस गैंगस्टर का मुंह जमीन पर जाकर लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है और वो दौड़ते हुए फिंगन का नाम बोल रहा होता है। तभी फिंगन उस लड़के की तरफ देखता है। फिंगन बोलता है, फिंगयूजू तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम अपना चेहरा यहाँ पर लेकर आओ। तभी फिंगयूजू जोफेंग को बोलता है, मैं यहाँ पर तुम लोग को कुछ बताने आया हूँ और वो फिंगन को सब कुछ बताने लगता है। अगर से हम सोचो तो तुम उनके कुछ सबॉर्डिनेट से डील भी कर लेते हो तो, लेकिन ब्लैक एक्स ग्रुप बहुत ज्यादा ही बड़ा है और वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तुम उन सभी लोगों से डील नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें घर के सभी लोगों को लेकर कहीं दूर जाकर छिपना होगा। तभी फिंगन
बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिंग यूजू बोलता है क्यों जरूरत नहीं है? फिंगन बोलता है क्योंकि वो सभी लोग पहले से ही पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ पर कोई फिंगन के ऊपर एरो शूट कर देता है। जैसे ही वो एरो फिंगन के ऊपर लगने ही वाला होता है तभी फिंगन वो एरो को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। ये देखकर वो ग्रुप का लीडर हंसने लगता है और वो ग्रुप फिंगन के पास बढ़ने लगता है। तभी उस ग्रुप का लीडर बोलता है फिंग यूजू कि तुम श्योर हो कि तुम यहाँ से फास्ट भाग सकते हो? और वो ग्रुप लीडर बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये प्लेस पर हाइड कर सकते हो? अगर से हम तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते तो हम तो तुम्हें पकड़ ही नहीं पाते। तभी फिंग यूजू बोलता है फिंगन बी केयरफुल, और वो उस ग्रुप लीडर के बारे में बताने लगता है कि वो डाओ जाओ है, कि ये ब्लैक एक्स ग्रुप का सेकंड हेड है और ये उन लोगों में से एक पर्सन है जिसने लियन ग्रुप को डिस्ट्रॉय किया था। तभी वो ग्रुप लीडर बोलता है मैंने पर्सनली तुम्हें मारने के लिए लोगों को लेकर आया हूँ, तुम्हें इस चीज के लिए ऑनर फील करना चाहिए। और वो गैंगस्टर बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारी बर्थ ये प्लेस पर हुई थी और ये तो बहुत ज्यादा ही खराब बात है। आज के दिन आज से जो तुम्हारा हाउस है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तभी फिंग यूजू बहुत ज्यादा ही गुस्से में बोलता है डाओ जाओ, तुम्हें मेरी फैमिली को बीच में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो गैंगस्टर हंसने लगता है। तभी पीछे से ऑर्फेनेज ओनर आती है और वो ऑर्फेनेज के गेट के पास आकर बोलती है फिंग यूजू जल्दी से अंदर आओ। तभी वो गैंगस्टर बोलता है यहाँ के सभी लोगों को मार डालो। तभी वो सभी गैंगस्टर निशाना लगाने लगते हैं एरो शूट करने के लिए। तभी फिंग यूजू मन में बोलता है डायरेक्टर जाओयन फिंगन सबको सॉरी, मैं बस तुम सभी लोगों के लिए बर्डन हूँ और ये पूरी मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी वहाँ पर बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर फिंग यूजू अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगता है। जैसे ही फिंग यूजू अपनी आंखें खोलता है फिंग यूजू देखता है कि वहाँ पर जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो सब गैंगस्टर मर चुके होते हैं और उन सभी गैंगस्टर की बॉडी पर एक होल बना हुआ होता है। ये नजारा देखकर फिंग यूजू बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिंगन बहुत ज्यादा ही बैडेस्ट तरीके से उन सभी गैंगस्टरों की लाशों के ऊपर खड़ा हुआ होता है और फिंगन के हाथ में एक एरो होता है। तभी फिंगन दौड़ते हुए उस गैंगस्टर के ग्रुप लीडर की तरफ जाता है और तभी फिंगन अपने हाथ से वो एरो को उस गैंगस्टर की तरफ शूट कर देता है और वो एरो बहुत ज्यादा ही स्पीड से गैंगस्टर की तरफ जाता है और वो एरो गैंगस्टर के छाती के आर पार निकल जाता है। ये पूरा सीन देखकर फिंग यूजू की बहुत ज्यादा ही फटी हुई होती है और वो साथ ही साथ शॉक्ड में भी होता है। और फिंगन मन में बोलता है क्या फिंगन पहले से ही बहुत ज्यादा ही अमेजिंग था? क्या ये थोड़ा डिफरेंट है? तभी फिंगन फिंग यूजू को बोलता है मुझे उस जगह पर लेके चलो। फिंग यूजू बोलता है कहाँ पर? फिंगन बोलता है ऑफ कोर्स ब्लैक एक्स ग्रुप के हेडक्वार्टर में। ये सुनकर फिंग यूजू बोलता है क्या आपको वहाँ जाना है? मगर क्यों? फिंगन बोलता है उन सभी लोगों को जान से मारने। तभी ऑर्फनेज ओनर बोलती है फिंगन। तभी फिंगन डायरेक्टर को बोलता है डायरेक्टर प्लीज मुझे स्टॉप मत करो, वो लोगों ने पहले ही हमें धमकी दे चुके हैं कि वो लोग हम सभी लोगों को मार डालेंगे, इसलिए मुझे उन सभी लोगों को पहले ही मार डालना है कि उससे पहले वो लोग कोई ट्रबल करें। तभी फिंग यूजू डायरेक्टर को बोलता है ब्लैक एक्स ग्रुप के पास एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट है और जो जायन था वो सिर्फ इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट था और बाकी सब इससे भी ज्यादा हाई रैंक के मार्शल आर्टिस्ट है। तभी फिंगन अपनी पावर रिलीज करने लगता है जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक प्रेशर क्रिएट होता है। फिंगन बोलता है तुम्हें किसने कहा कि मैं सिर्फ इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तभी डायरेक्टर बोलती है फिंगन तुम्हें वन पीस में और सेफली वापस आना होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे पुलिस को बताना होगा यहाँ पर जो भी हुआ। तभी डायरेक्टर बोलती है जाओयन बाहर आओ। जाओयन एक बैग लेकर आती है, उस बैग में वेपन्स और अदर चीजें होती है। तभी जाओयन वो बैग फिंगन को दे देती है। जाओयन फिंगन को बोलती है फिंगन अपने आप को बहुत ज्यादा ही फोर्स करने की जरूरत नहीं है। फिंगन बोलता है ओके। डायरेक्टर फिंगन को जाते हुए देख रही होती है और डायरेक्टर मन में बोलती है फिंगन तुम फाइनली ग्रो हो चुके हो, और डायरेक्टर उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही होती है और डायरेक्टर मन में बोलती है अब तो तुम बहुत ज्यादा ही रिलायबल मैन बन चुके हो। सीन कट होता है, ब्लैक एक्स ग्रुप के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी गैंग मेंबर डिनर कर रहे होते हैं, वहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पे गैंग मेंबर बात कर रहे होते हैं अब से अपना ब्लैक एक्स ग्रुप आउटर सिटी का रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप बन चुका है। ये सुनकर उनका बॉस हंस रहा होता है और वो डिनर को एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फिंगन की आवाज आती है तुम्हारा कोलिडर वापस लो। तभी वहाँ पर एक बैग डाइनिंग टेबल पे थ्रो होते हुए उनके बॉस के पास जाती है और वो बैग वहाँ पर जाकर खुल जाती है। जैसे ही वो बैग खुलती है उस बैग के अंदर एक सर रखा हुआ होता है। जैसे ही गैंग मेंबर उस सर को देखते हैं वो गैंग मेंबर डरते हुए बोलते हैं ये तो कोलिडर का सर है। एक और गैंग मेंबर बोलता है ओ माय गॉड अपने कोलिडर को किसने मार डाला। सभी गैंग मेंबर कोलिडर का सर देखकर बहुत ज्यादा ही डर चुके होते
होते हैं और सभी पैनिक करने लगते हैं, लेकिन उनका बॉस ये देखकर हंस रहा होता है। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे में से फिंगन अपनी एक बहुत ज्यादा ही बैडेस्ट एंट्री मारता है। जैसे ही फिंगन रूम के अंदर एंटर होता है, उनका बॉस फिंगन के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है। तभी वो गैंगस्टर बोलता है, यंग मैन, तुमने हिम्मत भी कैसे करी हमारे ग्रुप पर अटैक करने की? ऐसा लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा ही टायर्ड हो चुके हो। तभी वो गैंगस्टर हवा के अंदर ही अपना एक पावरफुल पंच बना लेता है और वो गैंगस्टर अपना अटैक सीधा फिंगन के ऊपर कर देता है। ये देखकर फिंगुजू बोलता है, ये गैंगस्टर तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि ये गैंगस्टर खुद एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही साथ इसके पास बहुत ज्यादा ही खतरनाक फॉर्जिंग टेक्निक भी है। और फिंगन बस एक एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट है जिसने बस अपना कल्टीवेशन का लेवल ही बढ़ाया है, इसलिए फिंगन के पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा एक मार्शल आर्ट टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए। तभी फिंगन अपनी शॉट जमीन पर छोड़ देता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। ये देखकर फिंगुजू बोलता है, बस इसने तो अपनी कल्टीवेशन ही की थी, तब भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? तभी फिंगन अपनी एक मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करने लगता है, जिससे फिंगन का डिफेंस बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। ये देखकर फिंगुजू बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है और वो बोलता है, फिंगन कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है? क्या मैं सच में सपना देख रहा हूँ? तभी फिंगन और वो गैंगस्टर अपना अपना अटैक एक दूसरे पर कर देते हैं। तभी वो पंच एक दूसरे से टकराता है। जैसे ही उन दोनों का पंच टकराता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर क्रिएट होने लगता है, लेकिन फिंगन की पावर बहुत ज्यादा ही होती है, जिससे वो गैंगस्टर बहुत ज्यादा ही दूर हवा में उड़ने लगता है। जैसे ही वो गैंगस्टर हवा में ही होता है, तभी फिंगन बहुत ज्यादा ही स्पीड से उसके पीछे चले जाता है और फिंगन उस गैंगस्टर के ऊपर अपना एक और अटैक कर देता है, जिससे वो गैंगस्टर को बहुत ज्यादा ही डैमेज होता है और फिंगन के अटैक के कारण जमीन के अंदर बहुत ज्यादा ही दरारें पड़ जाती है और उस गैंगस्टर के मुंह से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगता है। फिंगन के अटैक के कारण उस गैंगस्टर के पूरे इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुके होते हैं। ये सीन देखकर सभी गैंग मेंबर बहुत ज्यादा ही डर चुके होते हैं और वो गैंग मेंबर मन में बोलते हैं, बस उस लड़के के एक ही टेक्निक के एक अटैक में अपने बॉस डिफीट हो गए। ये देखकर फिंगुजू भी बहुत ज्यादा ही हैरान हो रहा होता है और वो मन में बोलता है, फिंगन ने सच में उस बॉस को डिफीट कर दिया। तभी फिंगन अपना हाथ उस बॉस के मुंह के ऊपर रखता है। ये देखकर वो बॉस बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वो बॉस फिंगन को बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन फिंगन उस बॉस की बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तभी फिंगन अपने हाथ में बहुत ज्यादा ही पावर इकट्ठा करने लगता है और अपने हाथ से उस बॉस मॉन्स्टर का मुंह जमीन पर बहुत जोर से मार देता है, जिससे वहाँ पर पूरी टाइल्स भी टूट जाती है। फिंगन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम मुझे फ्यूचर में कोई ट्रबल क्रॉस कर सको? फिंगन बोलता है, ब्रदर ज़ू, यहाँ पर तुम्हें जो भी करना है ये सब चीज मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उन सभी गैंगस्टर लोगों की बहुत ज्यादा ही फट आती है और वो बहुत ज्यादा ही डर रहे होते हैं। तभी फिंगन वहाँ पर अपना प्रेशर रिलीज करने लगता है, जिससे वहाँ पर जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो सभी अपने घुटने पर आ जाते हैं और वो सभी गैंगस्टर बोलते हैं, तुम जो भी चाहोगे हम वो करेंगे, अब से हम तुम्हारी बात ही मानेंगे। फिंगुजू मन में बोलता है, यहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा ही डर चुके हैं फिंगन की इतनी ज्यादा क्रेजी पावर देखकर। अभी फिंगन वहाँ से जाने लगता है। तभी फिंगन के कार्ड पर एक नोटिफिकेशन आती है। तभी फिंगन वो कार्ड को एक्टिवेट करता है। तभी वो कार्ड में से एक होलोग्राम निकलता है। फिंगन को कॉलेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ होता है। फिंगन वो मैसेज को रीड करने लगता है। मैसेज में लिखा हुआ होता है कि 4 मार्शल आर्ट एकेडमी में आपस में एक कंपटीशन रखा गया है और वो कंपटीशन 1 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है, जिसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। प्लीज जल्दी से स्कूल में आओ और स्कूल में आकर ऑफिस में इन्फॉर्म करो। तभी मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मिरर लेडी फिंगन को बोलती है, फाइनली वो दिन आ गया। फिंगन बोलता है, तुमने सही कहा, अगर से जो भी ये कंपटीशन को जीतता है उसे इनर सिटी में जाने मिलेगा, जिससे मैं इनर सिटी में कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर पाऊंगा। मुझे इस कंपटीशन में जीतना ही होगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और फिंगन मिरर लेडी को बोलता है, प्रिंसिपल ने मुझे ग्रेड 3 पिल दिए थे कि मैं घर में रहकर अपनी आराम से कल्टीवेशन कर पाऊँ, लेकिन जो हमारी मार्शल आर्ट एकेडमी है वो हमेशा ये कॉम्पिटिशन पे लास्ट प्लेस पर आती है। मुझे ये कॉम्पिटिशन जीत के प्रिंसिपल को ये फेवर रिटर्न करना होगा। मिरर लेडी फिंगन को बोलती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर से तुम इनर सिटी में एंटर होते हो वहाँ पर बहुत सारे ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होंगे, जिससे तुम पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट कर पाओगे, जिससे तुम जल्दी से ही स्ट्रांग बन जाओगे। तभी पीछे से फिंगनजू आवाज देता है, फिंगन ये ब्लैक ग्रुप अब से मेरे अंडर कंट्रोल में है, क्या तुम मुझे इस चीज का ब्लेम करोगे? फिंगन फिंगयूजू को बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, बस एक बात याद रखना, जो खुद की पावर होती है वो ट्रू पावर होती है, जो दूसरे लोग की पावर होती है हम उस पर कभी भी रिलाय नहीं कर सकते। फिंगयूजू बोलता है, मैं समझ गया। फिंगयूजू बोलता है, मैंने आज विटनेस किया कि स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं, कि एक ही पर्सन ने पूरे ग्रुप को ही डिस्ट्रॉय कर डाला। अगर से तुम फिंगन चाहते तो एक ही अटैक में पूरे ग्रुप को मार डाले रहते। मैंने सही कहा ना फिंगन? फिंगन फिंगयूजू की बात काटते हुए बोलता है, ओके अब वापस जाओ, अपने गैंग मेंबर लोगों पर ध्यान रखना और हाँ ऑर्फनेज के ऊपर भी अपनी ध्यान रखना।
अगर से मैं ये सिटी में नहीं रहता हूँ तो ऑर्फनेज के किसी भी मेंबर के ऊपर कोई भी इंजरीज नहीं आने को ना। तभी फिंगिजू बोलता है तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर से मेरी लाइफ भी रिस्क में रहेंगी तब भी मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। सीन कट होता है, मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन हंटर से फाइट कर रहा होता है। फिंगन हंटर से फाइट करते हुए मन में सोच रहा होता है अगर से मैं इनर सिटी जाता हूँ तो उस समय मैं अपने ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ समय निकालना होगा कि मैं यूजू को कल्टीवेशन करने में गाइड कर सकूं। लेकिन समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। और मैंने सुना है कि सभी 4 स्कूल के स्टूडेंट सब एडवांस मार्शल आर्टिस्ट है, अगर से मुझे जीतना है तो मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा, एक मार्शल आर्टिस्ट इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी फिंगन उस हंटर पे एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वो हंटर डिफीट हो जाता है। तभी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है कि उस हंटर से कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ है। ये सुनकर फिंगन बहुत ज्यादा ही गुस्से में आता है कि फिर से कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। फिर ज़ोफिंग उस हंटर को डिफीट करता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है 0 ड्रॉप। फिंगन बोलता है फिर से कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। फिर फिंगन उस हंटर को डिफीट करता है, नोटिफिकेशन आती है 0 ड्रॉप। फिंगन बोलता है फिर से कुछ ड्रॉप नहीं हुआ। ऐसा करते करते फिंगन बहुत बार वो उस हंटर को चैलेंज करता है और उस हंटर को बहुत बार डिफीट करता है, फिर भी उस हंटर से कुछ भी ड्रॉप नहीं होता। ये देखकर फिंगन बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मिरर लेडी मन में बोलती है फिंगन इस हंटर को 2 महीने से लगातार चैलेंज कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो समझ गया है कि उसके टैलेंट से वो जल्दी से मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए वो हायरिंग मार्शल आर्ट टेक्निक और फॉर्चिंग टेक्निक अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी से एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाए। तभी मिरर लेडी बोलती है कांग्रेचुलेशन, तुमने एक आइटम को ग्राइंड किया है, वो आइटम है रैंक 3 फॉर्जिंग बॉडी टेक्निक और उसका दूसरा नाम है गॉड टैरेंट टेक्निक। फिंगन बोलता है जल्दी से ये टेक्निक को एक्सट्रैक्ट करो। तभी वो टेक्निक फिंगन को लर्न होने लगती है। जैसे जैसे वो टेक्निक फिंगन को लर्न हो रही होती है, फिंगन को बहुत जोर से सर में दर्द होता है। तभी फिंगन मन में बोलता है मेरे पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है, मेरी स्किन में ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत सारी एंट मुझे काट रही है। तभी मेरी लेडी फिंगन को बोलती है सडनली ये टेक्निक अपने प्रोफिशिएंसी स्टेज पर पहुंच गई है, नॉर्मल बॉडी ये टेक्निक को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखो। जैसे ये टेक्निक तुम्हारी बॉडी में फिट हो जाती है तो तुम्हें पेन फील नहीं होगा। फिंगन ये सुनकर हंसने लगता है, मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकता, और वो पूरे पेन को हैंडल करते हुए मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिंगन गॉड टैरेंट टेक्निक को इजीली कल्टीवेट कर पा रहा होता है। मिरर लेडी बोलती है पूरी रात हार्डवर्क करने के बाद फाइनली अब ये स्टेबल है और फिंगन की बॉडी जितने भी अलाइव वेपन के अटैक इजीली ब्लॉक कर पाएंगी और ये बिल्कुल अच्छा ट्रम्प कार्ड है। सीन कट होता है, होप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ के 2 गार्ड फिंगन को देखकर बहुत ज्यादा ही डर चुके होते हैं। और हाँ, ये ब्लैक एक्स ऑर्गेनाइजेशन ही है। फिंगन के ब्रदर ने इसका नाम चेंज कर दिया है और फिंगन के ब्रदर ने इसका नाम होप ऑर्गेनाइजेशन रखा है। फिंगन को देखकर वो दोनों गार्ड अपने अपने सर झुका लेते हैं और बोलते हैं ब्रदर यून वेलकम। फिंगन बोलता है अपने बॉस को बाहर बुलाओ। तभी वो गार्ड बहुत ज्यादा डरते हुए बोलता है प्लीज थोड़ा वेट करो, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। तभी फिंगन का ब्रदर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिंगन का ब्रदर बोलता है फाइनली तुम वापस आ गए। फिंगन बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ चीज की जरूरत थी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिंगन का ब्रदर बोलता है फिंगन तुम्हें जो भी चीज की हेल्प चाहिए मैं उसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिंगन अपने ब्रदर को बोलता है बस तुम्हारे कुछ लोग अलाय एरो का यूज कर मुझ पर एरो शूट करेंगे। फिंगन मन में बोलता है मुझे गॉड टैरेंट टेक्निक के डिफेंस को टेस्ट करना ही होगा, जिससे मैं जान पाऊंगा कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही वो लोग एरो शूट करने के बारे में सुनते हैं वो लोग अपना बहुत ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। फिंगन का ब्रदर अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है क्या तुम पर एरो शूट करना है? तभी वहाँ के सभी लोग फिंगन के पास आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हमने क्या कुछ गलत किया है, प्लीज हमें बताओ कि हमने क्या गलत करा है। फिंगन उन्हें बोलता है इन सभी को ऐसा लग रहा है कि मैं इनको कोई बहाना दे रहा हूँ कि मैं इन सभी लोगों को मार पाऊँ। तभी फिंगन का ब्रदर बोलता है फिंगन मजाक करना बंद करो, अलाय एरो बहुत ज्यादा ही डेंजरस होते हैं, तुम्हारी बॉडी इसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगी। फिंगन बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पर अपनी एक नई स्किल ट्राई करने वाला हूँ। फिंगन का ब्रदर अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है ओके देन। तभी सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फिंगन का ब्रदर बोलता है सभी अपना निशाना लगा लो। तभी फिंगन का ब्रदर सिग्नल देता है सभी अपने अपने एरो शूट कर दो। तभी सभी लोग अपने अपने एरो फिंगन के ऊपर शूट कर देते हैं। जैसे ही वो सभी एरो फिंगन के ऊपर टकराने ही वाले होते हैं तभी फिंगन अपनी गॉड टैरेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे फिंगन की बॉडी में से रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। तभी सभी एरो फिंगन के ऊपर लगते हैं। जैसे ही एरो फिंगन के ऊपर लगते हैं वो एरो 2 टुकड़े में टूट जाते हैं और फिंगन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ होता है। फिंगन उन्हें बोलता है टैरेंट टेक्निक तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और ये टेक्निक बहुत ज्यादा ही अमेजिंग भी है। फिंगन उन सभी को बोलता है थैंक्स मेरी स्किल टेस्ट करने के लिए। फिंगन का ब्रदर ये स्किल देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका होता है। फिंगन का ब्रदर मन में बोलता है ये स्किल तो पहले से ही बहुत ज्यादा हाई रैंक के ऊपर है।
तभी पीछे से एक मेंबर बोलता है, ब्रदर जू, अभी ब्रदर यून कितने साल के हैं? फिंगेंग का ब्रदर बोलता है, अभी फिंगेंग 15 साल का है। जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं वो लोग बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो मन में बोलते हैं, इतनी कम उम्र में ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है। सीन कट होता है, स्कूल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगेन प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर होता है। फिंगेन सामने देखता है कि प्रिंसिपल की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, फिंगेन तुम फाइनली वापस आ गए। तभी वहां पर खड़ा हुआ एक लड़का बोलता है, ये कौन है? फिर एक और लड़का बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही लेट आया है, ये तो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है। पीले बालों वाला लड़का बोलता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ये एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हो। एक और लड़का मन में बोलता है, इस बार मैं सबके सामने तुम्हें क्रश कर दूंगा। मिरर लेडी बोलती है, यहाँ पर सभी एडवांस ऑफ मार्शल आर्ट रैंक पर है। फिंगेन तुम एग्जाम के समय बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहना। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, सब यहाँ पर आ गए हैं, चलो अब हम चलते हैं। सीन कट होता है, बस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बस के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। फिंगेन उनमें सोच रहा होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बिगनर विलेज को लीव कर रहा हूँ। सीन कट होता है, स्टार शाइन बेस इनर सिटी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। बस इनर सिटी के वॉल के अंदर से जा रही होती है। फिंगेन उन्हें बोलता है, इनर सिटी की वॉल तो बहुत ज्यादा ही बड़ी है आउटर सिटी की वॉल से। तभी बस इनर सिटी में एंटर हो रही होती है। फिंगेन बोलता है, यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग बनी है सब अलॉय मेटल से बनी हुई है। ये सारी बिल्डिंग इजीली रैंक 2 फ्रोशस बिस्ट को रोक लेंगी। और फिंगेन बोलता है, यहाँ पर जितने भी 90% लोग हैं वो सभी लोग कल्टीवेटर हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सेफ्टी है। फिर स्टार शाइन यूनिवर्सिटी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगेन स्टार शाइन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और फिंगेन बोलता है, ये स्टार शाइन यूनिवर्सिटी की प्लेस है। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करता है, स्टार शाइन यूनिवर्सिटी में तुम इजीली एंटर नहीं हो सकते, सबसे पहले तुम्हें एग्जाम पास करना होगा जिससे तुम यूनिवर्सिटी में एंटर हो पाओगे। तभी फिंगेन को बस के हॉर्न की आवाज आती है। फिंगेन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी बस अलग अलग यूनिवर्सिटी से आई हुई होती है और उन बसों में से बहुत सारे स्टूडेंट नीचे उतर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन प्रिंसिपल को हाथ दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारी स्कूल तो आज जल्दी आ गई। और वो पर्सन प्रिंसिपल की बेइज्जती मारने लगता है और वो पर्सन स्कूल के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। प्रिंसिपल उन्हें बोलता है, ये ओल्ड बास्टर्ड। तभी फिंगेन की ध्यान ऊपर की तरफ जाती है। फिंगेन उन्हें बोलता है, यहाँ पर तो एक फिरोशस बिस्ट है। तभी हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पर एक फिरोशस बिस्ट उड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस फिरोशस बिस्ट के ऊपर कोई बैठा हुआ होता है। फिर हमें उस बिस्ट की रैंक के बारे में बताया जाता है कि ये रैंक 3 फिरोशस बिस्ट मॉन्स्टर है। फिंगेन उन्हें बोलता है, मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने फिरोशस बिस्ट को अपना माउंट बनाकर रखा है। और वो ये देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो रहा होता है। और फिंगेन उन्हें बोलता है, ये पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि इसने एक फिरोशस बिस्ट को अपना माउंट बनाकर रखा है। यही